नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी को मैराथन क्लास के जरिए पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग भारत के अपवाह तंत्र यानी भारत की नदियों के बारे में, भारत की नदी व उनकी सहायक नदियों के बारे में और साथ ही साथ भारत के जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें डिटेल में भी बताऊंगा और जहां पर ज़रूरत होगी वहां पर हम लोग ट्रिक का भी उपयोग करेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अपवाह व अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो साधारण सी भाषा में एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। मतलब एक फिक्स जलमार्ग द्वारा जो जल का प्रवाह है, मतलब जल का जो बहाव है, उसी को क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। और इस प्रकार के कई जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। मतलब एक जलमार्ग है तो उसको क्या बोलेंगे? उसका अपवाह बोलेंगे। लेकिन इस प्रकार के अगर कई जलमार्गों का जो जाल तैयार होता है उसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र। और नदियों और सहायक नदियों के द्वारा ही प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है। ठीक है, तो आप सीधा सा अपवाह और अपवाह तंत्र के बारे में समझ गए होंगे। उद्गम की दृष्टि से भारत में अपवाह तंत्र जो है वो दो भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। यानी भारत का अपवाह तंत्र जो है वो दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां जिनके द्वारा अपवाह तंत्र बनाया जाता है, तो वो होता है हिमालयी अपवाह तंत्र। और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, यानी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों द्वारा बनाया गया अपवाह तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। तो जो हिमालयी नदियां हैं ये प्रायः सदानीर होती हैं। सदानीर मतलब वर्ष भर जल से पूर्ण होती हैं। इनका स्रोत प्रायः ग्लेशियर से जुड़ा होता है और इन नदियों में वर्ष में 2 बार जल की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है। पहली बार गर्मी के समय में, मतलब ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघलता है उसके कारण जल की मात्रा में वृद्धि, और दूसरी बार दक्षिण पूर्व मानसून के समय में, मतलब जब यहाँ पर दक्षिण पूर्व मानसून पहुँचता है तब इन नदियों में दूसरी बार जल की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं जो हिमालयी नदियां हैं ये प्रायः बहुत कम जाकर समुद्र में गिरती हैं। मतलब बहुत कम ऐसी हिमालयी नदियां हैं जो समुद्र में जाकर गिरें। प्रायः ये किसी न किसी की सहायक नदियां होती हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो नदियां हैं यहाँ पर नौकायान योग्य होती हैं। मतलब यहाँ पर नाव चलाई जा सकती है और प्रायः यह अपने मार्ग में गहरी घाटियाँ और गाज का निर्माण करती हैं। और मैदानी भागों में ये डेल्टा और विसर्पों का निर्माण भी करती हुई दिखाई देती हैं। तो हिमालयी नदियों के संबंध में या फिर हिमालयी अपवाह तंत्र के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। जो हिमालयी अपवाह तंत्र है इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गंगा नदी का अपवाह तंत्र, दूसरा सिंधु नदी का अपवाह तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। तो आज हम लोग इस वीडियो में गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो गंगा नदी का अपवाह तंत्र है ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26.2% भाग में गंगा नदी का अपवाह तंत्र फैला हुआ है। मतलब लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में गंगा नदी का अपवाह तंत्र फैला हुआ है। गंगा नदी भारत में और बांग्लादेश में यानी 2 देशों में प्रवाहित होती है। साथ ही साथ भारत के 5 प्रदेशों में बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और सबसे कम झारखंड में प्रवाहित होती है। जबकि गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है ना वो 4 देशों में फैला हुआ है: भारत, नेपाल, तिब्बत जो कि चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है और बांग्लादेश। मैंने आपको बोला कि गंगा नदी जो है वो 2 देशों में बहती हैं, भारत और बांग्लादेश। जबकि गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो 4 देशों में फैला हुआ है: भारत, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश। और गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो भारत के 11 प्रदेशों में फैला हुआ है। तो 5 प्रदेश तो वही हो गए गंगा वाले: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और 6 और प्रदेश हैं जो कि उनकी सहायक नदियों से संबंधित हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। तो ये 11 प्रदेश हैं जिनमें गंगा नदी का अपवाह तंत्र
फैला हुआ है। ठीक है, तो गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और सबसे कम दिल्ली में देखने को मिलता है। आपको पता है दिल्ली में यमुना नदी है, यमुना नदी जो गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है, तो वही जो है दिल्ली में है। तो दिल्ली में सबसे कम गंगा नदी का अफवाह तंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये गंगा नदी के अफवाह तंत्र के संबंध में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण थी। याद रखिएगा गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। किसी किसी बुक में आपको 2510 किलोमीटर मिल जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। तो अब हम लोग गंगा नदी के अफवाह तंत्र को मैप के माध्यम से देखते हैं। तो आप मैप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपकी सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मैप की तरफ चलते हैं। तो जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रारंभ में इस नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो जब भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो इसमें थोड़ी दूर में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भीलांगना नदी। भीलांगना नदी जो है वो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में एक ग्लेशियर स्थित है, वो है खतलिम ग्लेशियर। तो खतलिम ग्लेशियर से निकलती है और आकर भागीरथी नदी में मिल जाती है। इसके बाद जब भागीरथी नदी और आगे बढ़ती है तो दूसरी तरफ से सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा जो नदी है वो आकर यहाँ पर मिल जाती है। तो जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं उस स्थान को बोला जाता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। तो याद रखिएगा गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है, तो जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है यानी देवप्रयाग, तो देवप्रयाग से इस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। ठीक है, जो अलकनंदा नदी है इसमें भी कई सारी नदियां आकर मिलती हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले अलकनंदा नदी में एक नदी आकर मिलती है विष्णुप्रयाग स्थान पर जो है धौली गंगा नदी, यानी अलकनंदा नदी से जहाँ पर धौली गंगा नदी आकर मिलती है उस स्थान को बोला जाता है विष्णुप्रयाग। मैं आपको बता दूं जो धौली गंगा नदी है ये भारत तिब्बत सीमा में स्थित एक दर्रा है नीति दर्रा, वहां से निकलती है और सीधे आकर अलकनंदा नदी में शामिल हो जाती है। इसमें एक और नदी जो कि आकर मिलती है ऋषि गंगा नदी। जो ऋषि गंगा नदी है वो उत्तरी नंदा देवी हिमानी से निकलती है और आकर ये चमेली स्थान है, ये जो चमेली जिला है वहाँ पर रैनी गांव एक पड़ता है, तो वहाँ पर आकर धौली गंगा से मिलती है। ठीक है, तो ये जाकर धौली गंगा में मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं ऋषि गंगा नदी में ही एक नेशनल पार्क स्थित है जो है नंदा देवी राष्ट्रीय नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आकर आगे धौली गंगा में मिल जाती है और धौली गंगा जाकर जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को बोलते हैं विष्णुप्रयाग। इसके बाद एक और नदी है जो कि इसके बाएं क्षेत्र से मिलती है यानी बाएं दिशा में मिलती है, वो है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जो है वो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड से ही निकलती है और ये आकर जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को बोला जाता है नंदप्रयाग। इसके बाद एक और नदी जो है वो भी बाएं छोर से आकर मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जहाँ पर अलकनंदा से आकर मिलती है उस स्थान को बोला जाता है कर्णप्रयाग। और फिर दाएं छोर से एक नदी आकर मिलती है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी नदी। तो जो मंदाकिनी नदी है ये केदारनाथ के पास चौराबाड़ी स्थान है वहाँ से निकलती है और जिस स्थान में आकर अलकनंदा नदी से ये मिलती है उस स्थान को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और फिर आगे आकर मैंने आपको बता ही दिया कि अलकनंदा नदी जो है भागीरथी से मिल जाती है तो उस स्थान को क्या बोलते हैं देव प्रयाग। ठीक है, तो एग्जाम में यही पूछा जाता है इन प्रयागों के बारे में कि कहाँ पर कौन सी नदी आकर मिलती है तो उस स्थान को कौन सा नाम दिया जाता है। तो इनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर विष्णुप्रयाग की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो अलकनंदा नदी है वो सब में कॉमन होगी क्योंकि अलकनंदा नदी से ही आकर सभी नदियाँ मिल रही हैं, वहीं पर प्रयाग का निर्माण हो रहा है। तो विष्णुप्रयाग में जो है धौली गंगा नदी जो है अलकनंदा से मिलती है, तो केवल धौली गंगा को याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए धौली में आपको एक शब्द मिल जाएगा धोली, धुलने की बात हो रही है, वॉश करने की बात हो रही है। और विष्णु में आपको शब्द मिल जाएगा विष, विष मतलब जहर की बात। तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी चीज़ में जहर है और उसका उपयोग करना है तो धुल कर करेंगे। मान लीजिए कोई
पॉट है, कोई बर्तन है और उसमें कोई विष वाली चीज़ आ गई है, तो बर्तन को धुलेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तब उसका यूज करेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धौली गंगा नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। इसके बाद जो अगला प्रयाग है वो है नंद प्रयाग, और यहाँ पर नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। तो नंदाकिनी नदी जो है वहाँ पर नंद शब्द तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, तो जहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलेगी तो उसका नाम क्या है? नंद प्रयाग, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद जो अगला प्रयाग बनता है वो पिंडार नदी के मिलने से बनता है, यानी जब पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो वहाँ पर बनता है कर्ण प्रयाग। तो यहाँ पर देखिए कर्ण प्रयाग में आपको एक शब्द मिल जाएगा कर्ण, कर्ण मतलब होता है कान, और पिंडार में आपको शब्द मिल जाएगा पीड़ा। तो जाहिर सी बात है जो कान है वो शरीर का एक अंग है, तो वहाँ पर पीड़ा हो सकती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा कर्ण, और प्रयाग को कर लेते हैं प्रयोग, मतलब कान में कोई प्रयोग किया जा रहा है, कोई रिसर्च किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कान में पीड़ा होगी, मतलब दर्द होगा। तो पीड़ा फॉर पिंडार नदी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जहाँ पर पिंडार नदी अलकनंदा से आकर मिलती है उस स्थान को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक है। इसके बाद दाएं छोर से आकर मिलने वाली जो नदी थी वो है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को बोलते हैं रुद्र प्रयाग। तो यहाँ पर देखिए रुद्र प्रयाग को याद करना है, तो रुद्र आपको पता है शिव भगवान का क्रोधित रूप होते हैं, और क्रोधित व्यक्ति के सामने कोई भी नहीं जाते हैं। और शंकर भगवान अगर क्रोधित हो तो जाहिर सी बात है उनके पास तो और कोई जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि तीसरी नेत्र खुल जाएगी और जल जाएंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि जब उनके पास जाएँ तो उनका क्रोध जो है वो मंद हो जाए, मतलब धीमा हो जाए। तो मंद फॉर मंदाकिनी नदी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो उस स्थान को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। इसके बाद देवप्रयाग आता है, तो देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बनता है। तो यहाँ पर देखिए भागीरथी में आपको एक शब्द मिल जाएगा, भागी को कर लेते हैं भाग्य। ठीक है, यानी भाग्य की बात। तो इंसान का भाग्य कौन निर्धारित करता है? देव निर्धारित करते हैं। तो देव फॉर देवप्रयाग। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जब अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी आकर मिलती है तो उस स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रयाग अच्छे से याद हो गए होंगे। तो देवप्रयाग के बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार से ही जो गंगा नदी है वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। यहीं पर बिजनौर उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो वहीं से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी आगे बढ़ती हुई कन्नौज तक पहुंचती हैं। कन्नौज में एक महत्वपूर्ण नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। जो रामगंगा नदी है ये उत्तराखंड के दूधी टोली पहाड़ी से निकलती है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहती हुई कन्नौज में आकर गंगा नदी के बाएं तट से मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि कौन सी नदी बाएं तट से आकर मिलती है और कौन सी नदी दाएं तट से आकर मिलती है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसको सिंपल से याद करने के लिए आपको ऐसा समझना है कि जिस तरफ नदी का मुख है उधर आपको मुख करके खड़े हो जाना है। जिधर आपका बायां होगा वहाँ से आने वाली नदियाँ जो है वो बाएं तट से आकर मिलेंगी, और जिधर आपका दायां होगा उधर से आने वाली जो नदियाँ हैं वो दाएं तट से आकर मिलेंगी। तो सिंपल सा तरीका है, आपको परेशान नहीं होना है। कन्नौज के बाद एक स्थान पड़ता है कानपुर। ठीक है, कानपुर के बाद एक स्थान पड़ता है प्रयागराज। तो प्रयागराज में गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि दाएं तट से आकर मिलती है, जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, जो कि बंदरपुंछ ग्लेशियर यहाँ पर पड़ते हैं, तो वहाँ से निकलती है और यह आकर प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो कि यमुना नदी में मिलकर बाद में गंगा नदी में समाहित हो जाती हैं। फिलहाल हम लोग पहले गंगा को सीधे देख लेते हैं। तो जब गंगा नदी प्रयागराज से आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है गाजीपुर। गाजीपुर में गोमती नदी जो है वो आकर गंगा नदी के बाएं तट से मिल जाती हैं, जो कि फूलर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती हैं और लखनऊ होते हुए गाजीपुर के पास ये आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा लखनऊ किस नदी के तट में स्थित है? गोमती नदी के तट में स्थित है। इसके बाद गंगा नदी से दाएं तट से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो है इसको भारत का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से बिहार का बॉर्डर शुरू होता है और एक स्थान पड़ता है छपरा। छपरा में एक नदी जो है गंगा नदी के बाएं तट से आकर मिलती है जिसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है इसको उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास सरयू के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है जो अयोध्या है वो सरयू नदी के तट में
स्थित है। तो घाघरा को ही अयोध्या के पास सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। जो घाघरा नदी है ये सबसे पहले जो तिब्बत पड़ता है वहाँ पर मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो नेपाल में इसको कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। ये नेपाल में दो भागों में बंटकर, इन दो शाखाओं में बंटकर बहती हुई आगे बढ़ती है। तो एक शाखा का नाम होता है शिखा और दूसरी का नाम होता है कर्णाली। फिर आगे चल के ये फिर से इकट्ठा हो जाती है, मतलब ये आगे चल के कर्णाली के रूप में फिर से बहने लगती है। जो कर्णाली नदी है उसके दाएं तट से एक और नदी आकर मिलती है जो कि नेपाल के पास से ही बहती है, जिसका नाम है काली नदी या फिर शारदा नदी, दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये आकर दाएं तट से जो कर्णाली नदी है उसमें मिल जाती है। तो जहाँ से ये मिल जाती है उस क्षेत्र से इसका नाम हो जाता है घाघरा नदी, ठीक है। और फिर घाघरा आगे किस में बदल जाती है, अयोध्या के पास सरयू में। फिर घाघरा आकर मिल जाती है छपरा के पास बाएं तट से गंगा में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके बाद एक स्थान पड़ता है पटना। पटना जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी जो है गंगा के दाएं तट से आकर मिलती है, जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी जो कि मैकल रेंज अमरकंटक से निकलती है और आती हुई ये पटना में मिल जाती है, ठीक है। किधर से मिलती है, दाएं तट से मिलती है। साथ ही साथ सोन नदी की कुछ सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। ये आकर सोन नदी से मिलती है और फिर सीधे जाकर सोन नदी पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद पटना के पास ही एक स्थान है, तो वहाँ पर जो पुनपुन नदी है वो आकर दाएं तट से गंगा में मिलती है। इसके बाद एक स्थान पड़ता है हाजीपुर। तो सोनपुर के पास, हाजीपुर में सोनपुर के पास एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी जिसको काली गंडक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से निकलती है और गंगा में ये बाएं तट से आकर मिलती है, ठीक है। तो कहाँ मिलती है ये, हाजीपुर के निकट सोनपुर में, ठीक है। इसके बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर बाएं तट से चंपारण से निकलने वाली बूढ़ी गंडक नदी आकर मिल जाती है। उसके बाद एक स्थान पड़ता है भागलपुर। भागलपुर में यहाँ पर एक क्षेत्र है कुर्सेला, ठीक है। तो यहाँ पर कोसी नदी जो है वो गंगा नदी में बाएं तट से आकर मिलती है। कोसी नदी जिसको सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है, ये जो नदी है ये नेपाल में गोसाई धाम से निकलती है। मैं आपको बता दूं इसको सप्त कोसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में ये 7 धाराओं में बटी होती है, ठीक है। तो ये आकर भागलपुर के पास ये बिहार में मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा नदी में मिलती है। और आपको पता होगा जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है। इसके बाद यहाँ से झारखंड का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो झारखंड में बहुत कम बहती है। तो झारखंड के जो साहिबगंज इलाका है यहाँ से गंगा नदी झारखंड में प्रवेश करती है और आगे राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ से आगे बढ़ती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। फिर जब पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर फरक्का बैरेज है। तो फरक्का बैरेज के पास से जो गंगा नदी है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। तो एक भाग जो है बांग्लादेश की तरफ चल जाता है जिसका नाम है पद्मा, ठीक है। यानी गंगा नदी का एक भाग जो बांग्लादेश की तरफ जाता है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है और दूसरा भाग जो है जो कि पश्चिम बंगाल की तरफ बहता है उसको भागीरथी या फिर हुगली के नाम से जाना जाता है। तो कलकत्ता के पास यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है जो कि गंगा नदी के दाएं तट से मिलती है, उसका नाम है दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है इसको पश्चिम बंगाल का शोक पहले कहा जाता था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल का वरदान कहा जाता है, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और कलकत्ता के पास ये आकर हुगली नदी या फिर ये बोलिए कि गंगा नदी ही है जिसको हुगली या फिर भागीरथी के नाम से जाना जाता है, तो ये आकर उसमें मिल जाती है। साथ ही साथ दामोदर की एक सहायक नदी है जो कि छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है जिसका नाम है बराकर नदी। ये दामोदर के बाएं तट से मिलती है और फिर जाकर साथ में ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह स्थित है। फिर आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और उधर बांग्लादेश वाले में मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आगे चलकर उधर से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जहाँ पर मिल जाता है तो पद्मा के नाम से ये आगे बढ़ती हुई जब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर मेघना नदी भी एक है जिसको बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये इसमें शामिल हो जाती है तो वहाँ से इसको मेघना के नाम से जाना जाता है और फिर ये आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखिएगा ये आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में मिलती है, उसके बाद यहाँ पर मेघना नदी जो है जिसको बराक नदी के नाम से जाना जाता है वो भी मिल जाती है और फिर बाद में ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने गंगा को समझा। अब पीछे हम लोगों ने एक नदी को छोड़ दिया था जिसका नाम था यमुना नदी, ठीक है, जो कि गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यमुना नदी के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये उत्तराखंड के यमुनोत्री से बंदरपुंछ ग्लेशियर से निकलती है।
ये आगे चलकर एक स्थान पड़ता है कालसी, वहाँ पर बाएं तट से एक नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है टेम्स नदी। टेम्स नदी जो कि हरी के दून से निकलती है और आगे चलकर ये मिलती है कालिसी में, यमुना में। ठीक है, तो ये बाएं तट से मिलती है। आगे एक स्थान पड़ता है दिल्ली जो कि यमुना नदी के तट में स्थित है। फिर आगे चल के सहारनपुर से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है हिंडन नदी, ये भी बाएं तट से आकर यमुना नदी में मिल जाती है। फिर मथुरा पड़ता है, उसके बाद जब यमुना नदी आगे बढ़ती है तो आगरा पड़ता है और फिर पड़ता है इटावा। इटावा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है चंबल नदी। जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और आकर ये यमुना नदी में मिलती है। किस तट से मिलती है? तो ये दाएं तट से मिलती है। साथ ही साथ चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिसमें एक नदी है बनास नदी जो कि चंबल में बाएं तट से आकर मिलती है। ये अरावली पहाड़ी से निकलती है और आकर चंबल नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है, फिर बाद में ये चंबल नदी के साथ साथ जाकर कहाँ पहुँचती है? यमुना नदी में। उससे पहले तीन और महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। एक है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के बारे में आपने सुना होगा कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट में स्थित है। यहाँ पर महाकुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो विंध्यन की पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है और ये दाएं तट से आकर जो चंबल नदी है उसमें मिल जाती है। साथ ही मालवा से निकलने वाली जो काली सिंध नदी है ये भी दाएं तट से आकर चंबल नदी में मिल जाती है और रामकुंड से निकलने वाली जो पार्वती नदी है ये भी दाएं तट से आकर चंबल नदी में मिल जाती है और बाद में जो चंबल नदी है वो इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो सिंध नदी है, सिंधु नहीं बल्कि सिंध नदी, ये आकर मिलती है यमुना में दाएं तट से। ठीक है, ये मालवा के पठार से निकलती है और जाकर इटावा के आगे हमीरपुर से पहले ये यहाँ पर मिलती है। उसके बाद विंध्यन की पहाड़ी से निकलने वाली जो महत्वपूर्ण बेतवा नदी है ये भी हमीरपुर के पास आकर यमुना नदी में दाएं तट से मिल जाती है। बेतवा की एक महत्वपूर्ण धासन नदी जो है वो भी बेतवा में सम्मिलित होती है। फिर आगे चल के हमीरपुर के पास ये बेतवा नदी मिलती है। इसके बाद एक स्थान पड़ता है बांदा। बांदा जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी आकर मिलती है जिसका नाम है केन नदी। जो केन नदी है वो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में दाएं तट से आकर मिल जाती है। ठीक है, फिर बाद में जाकर यमुना नदी जो है वो प्रयागराज में समाहित हो जाती है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी आपके लिए गंगा नदी के संबंध में। ठीक है, या फिर गंगा नदी के अपवाह तंत्र के संबंध में। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चंबल नदी। और अगर बात करें कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो वो घाघरा नदी है। ध्यान दीजिएगा, पानी के हिसाब से बोला जा रहा है, मतलब अपवाह तंत्र के हिसाब से। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी है, जबकि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। ठीक है, लंबी कौन सी है? यमुना। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो घाघरा। सबसे ज़्यादा पानी घाघरा देती है गंगा को। ठीक है, इसका आंसर ये सबसे बड़ी है। साथ ही मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताई, ये जो गंगा नदी है यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है लास्ट में, इसकी सबसे अंतिम बोल सकते हैं आप सहायक नदी, जो है महानंदा नदी। ठीक है, महानंदा जो नदी है वो गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है। मैं आपको बता दूं जो महानंदा नदी है ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और ये प्रवाहित बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगह में होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही एक चीज़ और याद रखिएगा कि यमुना नदी को छोड़कर अन्य सभी हिमालयी नदियां जो हैं वो गंगा नदी के बाएं तट में आकर मिलती हैं, लेकिन जो यमुना नदी है वो गंगा नदी से दाएं तट से आकर मिलती है। बाकी सब हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं, गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो सब की सब बाएं तट से आकर मिलती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने गंगा नदी के अपवाह तंत्र को समझा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जो सिंधु नदी है यह सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। मैं आपको बता दूं जो सिंधु नदी है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर पड़ता है, सानो क्यवाब ग्लेशियर। तो सानो क्यवाब ग्लेशियर से निकलती है और आगे चलकर यह हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये नहीं है कि पूर्व दिशा से बहती है, बल्कि यह है कि हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले ये नदी थी। ठीक है, मतलब पहले से ये नदी बह रही थी, तो यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यहाँ से एक सतलज नदी निकलती है, वो भी पूर्ववर्ती नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो भी एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है
जो आगे चलकर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हिमालय पर्वत को काट के आगे आती है, दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद जो महान हिमालय था उसके 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर श्रेणियाँ थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये लद्दाख श्रेणी को थोड़ा सा काटती है और फिर उसके दूसरे ओर से बहती हुई जाती है, मतलब लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती हुई आगे बढ़ती है। फिर जब ये नंगा पर्वत के पास पहुंचती है तो नंगा पर्वत के उत्तर में एक स्थान है जिसका नाम है बुंजी। तो बुंजी में ये लद्दाख श्रेणी को जब काटती है तो वहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है, जो कि भारत का सबसे गहरा गार्ज है। ठीक है, ये गार्ज जो है लगभग 5200 मीटर गहरा है, मतलब आप ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो 5 किलोमीटर नीचे गहराई में सिंधु नदी आपको बहती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और फिर आगे यह चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो ये चीज़ था महत्वपूर्ण आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझना। अब इसके संबंध में कुछ और नदियां हैं जो कि इससे आकर मिलती हैं। तो मैंने आपको बताया कि लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती हुई आगे बढ़ती हैं। तो जास्कर रेंज से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है जास्कर नदी, और ये सिंधु नदी में बाएं ओर से जाकर मिल जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बायां और दायां कैसा डिसाइड करेंगे। जिधर नदी का मुख है उधर मुख करके खड़े हो जाना है और देखना है अपना बायां कौन सा है, अपना दायां कौन सा है। तो जो जास्कर नदी है वो सिंधु नदी में बाएं तट से आकर मिल जाती है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सिंधु नदी में दाएं तट से आकर श्योक नदी मिलती है। जो श्योक नदी है वो रेमो ग्लेशियर से निकलती है। जब रेमो ग्लेशियर से श्योक नदी निकलती है तो इधर से आकर गलवान नदी जो है उसको ज्वाइन कर लेती है, मतलब श्योक नदी के बाएं तट से आकर ज्वाइन कर लेती है कौन सी, गलवान नदी। और फिर थोड़ा सा आगे जाने पर सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली जो नुब्रा नदी है वो श्योक नदी को दाएं तट से ज्वाइन करती है और फिर आगे चलकर सभी नदियाँ सिंधु नदी को दाएं तट से ज्वाइन कर लेती हैं। इसके बाद जब सिंधु नदी और आगे बढ़ती है तो यहाँ से जो गिलगिट नदी है वो दाएं तरफ से आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान है और यहाँ पर जो सिंधु नदी है गार्ज का निर्माण करती है और फिर आगे चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो पाकिस्तान में भी 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि दाएँ तरफ से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं। एक है काबुल नदी, जो काबुल नदी है इसकी भी सहायक नदी है एक महत्वपूर्ण, जो कि स्वात नदी है, तो काबुल नदी में आकर मिलती है और फिर काबुल नदी जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद कुर्रम और गोमल नदी जो है ये दोनों की दोनों नदियां जो है ये सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हैं और दाएं तरफ से ही आकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक स्थान पड़ता है मिठनकोट। मिठनकोट जहाँ पर पंचनद बाएं तरफ से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं। पंचनद मतलब 5 नदियाँ जो कि सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और फिर पंचनद के आगे जब नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर जो सिंधु नदी है वो कुल मिलाकर जाकर नीचे अरब सागर में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग पंचनद के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंचनद में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वो नदी है चिनाब नदी। जो चिनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के दोनों तरफ से 2 धाराओं के रूप में या फिर बोले कि 2 सरिताओं के रूप में निकलती है। एक का नाम होता है चंद्रा और एक का नाम होता है भागा। चंद्रा और भागा आगे चलकर एक हो जाती हैं और चिनाब नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं और ये आकर पंचनद जहाँ पर मैंने आपको बताया मिठानकोट यहाँ पर आकर सिंधु नदी से मिल जाती है। इससे पहले यहाँ पर एक स्थान पड़ता है झांग। झांग में जो है चिनाब नदी से झेलम नदी जो है आकर मिलती है। झेलम नदी जो कि शेषनाग झील से निकलती है और बुलर झील से प्रवाहित होते हुए आकर झांग में चिनाब नदी से दाएं तट से मिल जाती है। साथ ही जो झेलम नदी है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है एक किशन गंगा नदी। जो किशन गंगा नदी है वो किशनसर झील से निकलती है और आगे चलकर झेलम में मिल जाती है और फिर बाद में झेलम जाकर कहाँ मिलती है, चिनाब में मिल जाती है झांग के पास। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश से, जिसका नाम है रावी नदी। रावी नदी जो है वो झांग के आगे जाकर चिनाब नदी में बाएं तट से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 नदियाँ हो गई, एक चिनाब हो गया, एक रावी हो गया और एक झेलम हो गया। इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। जो सतलज नदी है वो मानसरोवर तिब्बत में राकस ताल या फिर राक्षस ताल नामक झील से निकलती है और आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पर इसको स्पीति नदी ज्वाइन करती है। उसके बाद यहाँ पर एक स्थान पड़ता है हरिके जो कि पंजाब में पड़ता है। तो यहाँ पर इसके दाएं तरफ से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी जो कि ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश से और हरिके नामक स्थान जो कि पंजाब में पड़ता है यहाँ पर आकर सतलज नदी से
मिल जाती है। और फिर आगे चलकर जो सतलज नदी है वो मिठनकोट से थोड़ा सा पहले पंचनद में शामिल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पंचनद हो गया और पंचनद जाकर फिर मिठनकोट में शामिल हो गई। पंचनद मतलब 5 नदियाँ हो गई। कौन कौन सी? तो एक हो गई सतलज नदी, दूसरा ब्यास नदी, तीसरा रावी, चौथी चिनाब और पांचवा झेलम नदी। ठीक है, तो ये जो नदियाँ हैं यही बोली जाती है पंचनद। और यहाँ पर जो हरिके नामक स्थान है, मैं आपको बता दूं कि हरिके नामक स्थान से ही एक महत्वपूर्ण नहर निकलती है जो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी जो नहर है ये भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, तो याद रखिएगा वो कहाँ से निकलती है? हरिके नामक स्थान से, जो कि पंजाब में पड़ता है। तो ये थी चीज़ें महत्वपूर्ण सिंधु नदी तंत्र के संबंध में। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो सिंधु नदी की कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में यह 1114 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। साथ ही साथ आपको यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि जो सिंधु नदी है यह केवल लद्दाख में ही प्रवाहित होती है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की बात नहीं हो रही है बल्कि सिंधु नदी की बात हो रही है। तो सिंधु नदी जो है वह केवल लद्दाख में ही प्रवाहित होती है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था जो चिनाब नदी है वो 2 नदियों से मिलकर बनती है, चंद्रा और भागा, है ना। तो चंद्रा और भागा जो है वो इकट्ठा कहाँ पर होती हैं? तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं तांडी। ठीक है, तांडी जो है वो किलांग के पास पड़ता है। तो यहाँ पर ये दोनों नदियाँ इकट्ठा हो जाती हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? चिनाब हो जाता है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि जो सतलज नदी है वो 120 किलोमीटर की भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है। इसके अलावा जो झेलम नदी है वो 170 किलोमीटर की भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा में बहती है झेलम नदी 170 किलोमीटर में, और जो सतलज नदी है वो 120 किलोमीटर में बहती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो लद्दाख की राजधानी है लेह वो सिंधु नदी के दाएं तट में स्थित है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लेह जो है वो सिंधु नदी के किस तट में स्थित है। तो सही जवाब क्या होगा? सिंधु नदी के दाएं तट में। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है सिंधु नदी तंत्र के संबंध में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जो सबसे बड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कैलाश श्रेणी जो कि तिब्बत में पड़ता है, और आपको पता है तिब्बत जो है चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो कैलाश श्रेणी में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंग्सी ग्लेशियर। आंग्सी ग्लेशियर जो है ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का ही एक भाग है। तो आंग्सी ग्लेशियर से यह निकलती है और तिब्बत में यहाँ से बहती हुई आगे बढ़ती है। तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, या फिर यहाँ पर आपको एक नाम और लिखा हुआ मिल जाएगा वो है यारलुंग सांगपो। ठीक है, या तो सांगपो या फिर यारलुंग सांगपो। तो यहाँ पर तिब्बत वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को इसी नाम से जाना जाता है। फिर ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है नामचा वरवा पर्वत। नामचा वरवा जो पर्वत है आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहीं से जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहीं पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। तो इसी यांग्याप दर्रे से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। फिर यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सदिया। सदिया के पास से ही ये असम राज्य में प्रवेश करती है, और फिर जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर पूरा असम में ही बहती हुई आगे जाती है, और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है धुबरी। तो धुबरी के पास से ही यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना के नाम से, और असम में इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और कहीं कहीं पर इसका एक और नाम लिखा हुआ मिल जाएगा आपको दिहांग के अलावा, वो नाम है सियांग। ठीक है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में सियांग या फिर दिहांग के नाम से इसको जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, या कि ऐसा कहिए कि पूरे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में यह लगभग 916 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह है वो 3 देशों तिब्बत जो कि चीन में आता है, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में ये प्रवाहित होती है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है इसका प्रवाह 4 देशों में होता है, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश और साथ ही भूटान। भूटान की भी कुछ नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये इसके नदी तंत्र में शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वो 4 देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सदिया के पास से ये असम राज्य में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर ये गुम्फित अपवाह के कारण कई सारे नदी द्वीप बनाती है।
गुम्फित अफवाह का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे कई सारी धाराएं पहले तो अलग होती हैं और फिर आगे चल के वो फिर से ब्रह्मपुत्र नदी में शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ का जो भूखंड होता है वो चारों तरफ जल से भर जाता है और जल से भरे होने के कारण एक द्वीप की तरह दिखते हैं और नदी में द्वीप है तो जाहिर सी बात है कि यह एक नदी द्वीप होगा। तो इस प्रकार के कई सारे नदी द्वीप यहाँ पर बने हुए हैं। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी स्थित है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। साथ ही मैं आपको बता दूं कि असम राज्य में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर एक ब्रिज भी स्थित है जिसका नाम है बोगीबील ब्रिज। जो बोगीबील ब्रिज है इसका उद्घाटन 2018 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। यह असम राज्य के धेमाजी जिले को डिब्रूगढ़ से जोड़ने का काम करता है। ये भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है जबकि एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। जबकि ये भारत का 5वां सबसे बड़ा सेतु है, मतलब भारत का 5वां सबसे बड़ा पुल है। लंबाई के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा है, लेकिन रेल के साथ सड़क भी देखेंगे अगर तो ये पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसके संबंध में याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौन सा बायां तट है और कौन सा दायां तट है। इसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि जिस तरफ नदी बह रही है उधर मुख करके खड़े हो जाना है और देखना है कि अपना दायां या फिर बायां कौन सा है। तो सेम ही होगा नदी का भी। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा कौन सा क्षेत्र है, बायां क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र जो है दायां क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए बाएं तरफ से यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी महत्वपूर्ण सहायक नदी आकर इससे नहीं मिलती है, लेकिन सदिया के आगे यहाँ पर एक स्थान है असम राज्य में जिसको बोलते हैं पासीघाट। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण नदियाँ आकर मिलती हैं। एक नदी है दिवांग नदी और एक नदी है लोहिता नदी। दोनों के दोनों जो नदियां हैं वो तिब्बत के पठार से निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तिब्बत वाला एरिया है उसी से निकलती हैं। तो ये जो दिवांग नदी है वो तिब्बत से निकलती है और मिकिर पहाड़ी को काटती हुई पासीघाट के पास आकर मिल जाती है बाएं तट से। ठीक है, इसके अलावा जो लोहिता नदी है इसको खून नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, खून नदी या फिर खूनी नदी। तो ये भी पासीघाट के पास ही आकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं तट से मिल जाती है। इसमें एक ब्रिज भी स्थित है जिसका नाम है ढोला सादिया ब्रिज। ठीक है, इसे भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर माजुली द्वीप स्थित है। ठीक है, और इसके आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है लखीमपुर। यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सुबनसिरी। जो सुबनसिरी नदी है वो तिब्बत से निकलती है और दाएं तट से आकर लखीमपुर के पास ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर दाएं तट के बाद बाएं तट से एक नदी निकलती है नागालैंड के लिसांग पहाड़ियों से जिसका नाम है धनसरी। धनसरी की एक सहायक नदी है जो कि धनसरी में यहाँ पर मिल जाती है जिसका नाम है दोयांग। और फिर आगे चलकर जो धनसरी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं तट से आकर मिल जाती है। इसके बाद यहाँ से नागालैंड से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेसेक नदी। यह भी बाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पर शामिल हो जाती है। फिर उसके अलावा यहाँ पर एक स्थान पड़ता है तेजपुर जो कि असम में ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दायां तट है तो तवांग वाले एरिया से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कामेंग नदी। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से बहती हुई यहाँ पर तेजपुर के पास आकर दाएं तट से ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कामेंग नदी में स्थित है, मतलब ये वहीं से बहकर तेजपुर के पास आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर मेघालय से एक नदी बहती है और यहाँ पर आकर जिसका नाम है कोपिली नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है बाएं तट से। उसके बाद यहाँ से भूटान से दो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। एक है मानस नदी जो कि मानस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती हुई यहाँ पर दाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में शामिल हो जाती है। और भूटान से ही एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जो कि भूटान की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है संकोश। ठीक है, तो जो संकोश नदी है जिसको गदाधर के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा सा बहती है और फिर असम में आकर जो यहाँ पर बॉर्डर है बांग्लादेश का, तो यहाँ पर धुबरी के पास आकर ब्रह्मपुत्र नदी में शामिल हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये भूटान की भी सबसे बड़ी नदी है और यहाँ पर बॉर्डर में ही आकर ये मिलती है। इसका नाम क्या है, संकोश या फिर गदाधर नदी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक सिक्किम से बहती हुई नदी आती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी की भी दो सहायक नदियां हैं, एक रंगीत और दूसरा रेगमो। ये इसमें मिलती हैं दार्जिलिंग पहाड़ी से पहले, फिर बाद में ये दार्जिलिंग पहाड़ी को काटती हुई यहाँ पर आगे बढ़ती है तीस्ता नाम से और यहाँ पर आकर ये बांग्लादेश में मिल जाती है जमुना से, क्योंकि आपको पता है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। जब ये दार्जिलिंग की पहाड़ी को दो भागों में बांटती है तो इधर वाले भाग को बोला जाता है टाइगर हिल्स और इधर वाले को बोला जाता है कलिंग पोंग। ठीक है, तो याद रखिएगा।
इसके अलावा आपको पता ही है कि जो गंगा नदी है वो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बहती हैं और बांग्लादेश में ये जाकर जमुना में नहीं ब्रह्मपुत्र में समाहित हो जाती हैं। साथ ही साथ मणिपुर से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है बराक नदी, जो कि कैंची मोड़ बनाती हुई आगे बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश में इसको सुरमा या फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। और बाद में ये जो मेघना है वो भी जाकर जमुना में मिल जाती हैं और पूरी की पूरी धारा को फिर मेघना के नाम से जाना जाता है और ये मेघना जाकर आगे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ मेघना की एक सहायक नदी है जो कि गुमटी नदी है। ये त्रिपुरा से निकलती है और मेघना में समाहित होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब मेघना नदी जो है जमुना में मिल जाती हैं तो जमुना, पद्मा और मेघना की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से ही आगे जाना जाता है और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में समाहित होती हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र है तो यहाँ की जो नदियाँ हैं प्रायः वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। आपको पता है कि जो हिमालयी नदियाँ थी वो ग्लेशियर के जल पर डिपेंड करती थी, लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये वर्षा के जल पर डिपेंड करती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनकी द्रोणियाँ और आकार मतलब लंबाई, और साथ ही साथ इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो छोटा होता है। यहाँ पर एक शब्द आया द्रोणी, एक आया लंबाई और दूसरा आया जल ग्रहण क्षेत्र। तो लंबाई तो आपको पता है, लेकिन जो द्रोणी है वो मैं आपको बता देता हूँ। द्रोणी का मतलब होता है एक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी। और जो वाटर कैचमेंट एरिया है मतलब जल ग्रहण जो क्षेत्र है उसका मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई एक विशिष्ट नदी है जैसे गंगा नदी है, ठीक है, या फिर यहाँ की प्रायद्वीपीय नदियों में से कोई भी एक नदी ले लीजिए आप, जैसे कि नर्मदा नदी है। ठीक है, तो कोई भी एक विशिष्ट नदी है जो कि जिस क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उस क्षेत्र को बोला जाता है उसका वाटर कैचमेंट एरिया, मतलब कि उसका जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, कोई भी नदी हो उसी का जो जल बहाने वाला क्षेत्र है, मतलब जहाँ से पूरा जल बहा कर लाती है उसी को बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र यानी वाटर कैचमेंट एरिया। तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं इनका जल ग्रहण क्षेत्र भी छोटा होता है, द्रोणियाँ भी छोटी होती हैं और साथ ही साथ इनकी लंबाई भी हिमालयी नदियों की अपेक्षा छोटी होती हैं। साथ ही तीव्र प्रायद्वीपीय ढाल के कारण यहाँ की जो अधिकतर नदियाँ हैं वो समुद्र में मिल जाती हैं। प्रायः इन नदियों की जो घाटियाँ होती हैं वो कम गहरी होती हैं, मतलब उथली होती हैं, और इनमें जल की जो मात्रा होती है उसके घटने बढ़ने के कारण, और क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है तो यहाँ पर उच्चावच काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब ऊंच नीच काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस कारण से यहाँ पर जलप्रपात भी बन जाते हैं। इसी कारण से ये जो नदियाँ हैं ये नौका गमन के लिए अनुकूल नहीं हैं, जबकि जो हिमालयी नदियाँ होती थी वो नौका गमन के लिए अनुकूल होती थी। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये प्रायः सीधी व रेखीय प्रवाहित होती हैं, मतलब एकदम लगभग सीधी वे बहकर चली जाती हैं तथा ये अपने मुहाने पर एस्चुरी व डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो पश्चिमी घाट की तरफ नदियां आती हैं ये लगभग एस्चुरी का निर्माण करती हैं सभी, और जो पूर्वी घाट की तरफ नदियां जाती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं हिमालयी तंत्र की तुलना में जो प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां हैं वो अधिक प्राचीन हैं, क्योंकि जो हिमालयी नदियां हैं वो हिमालय के उत्थान के समय बनी। हालांकि कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो कि पूर्ववर्ती नदियां हैं, मतलब कि हिमालय से पहले से थी, लेकिन जो ये प्रायद्वीपीय भाग है आपको पता है ये पहले यहाँ नहीं था, ये आया है टूटकर गोंडवाना लैंड से। तो यहाँ पर पहले भी नदियाँ प्रवाहित होती थी, तो ये अधिक प्राचीन नदियाँ मानी जाती हैं। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके लिए पश्चिमी घाट पर्वत मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत स्थित है, यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत, और यहाँ पर स्थित है नर्मदा सोनभ्रंश घाटी। आपको पता है जो प्रायद्वीपीय भारत है पहले यहाँ पर नहीं था, गोंडवाना लैंड से टूटकर ये यूरेशियाई प्लेट से आकर टकरा गया, जिसके कारण से यहाँ पर एक भ्रंश पड़ गया, मतलब यहाँ पर एक दरार पड़ गई जिसी को बोला जाता है नर्मदा सोन घाटी। तो यहाँ से अगर बोले कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है तो इसका ढाल दक्षिण पूर्व की तरफ हो गया है, लेकिन नर्मदा सोन घाटी से उत्तर वाला जो एरिया है यहाँ की नदियों का जो ढाल है वो किधर हो गया है? उत्तर पूर्व की तरफ हो गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दरार पड़ गई तो ये हिस्सा जो पिछला वाला हिस्सा है मतलब दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ चला गया, इस कारण से यहाँ का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की तरफ चला गया, और नर्मदा सोन घाटी के जो उत्तर वाला एरिया है उसका ढाल उत्तर पूर्व की तरफ चला गया। तो अधिकांश जो नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं वो प्रायः पूर्वी घाट की तरफ बहकर चली जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है ये मुख्य रूप से जल विभाजक का कार्य करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो पश्चिमी घाट पर्वत है, मान लीजिए पश्चिमी घाट पर्वत की एक ऊंचाई है, फिक्स ऊंचाई मान लीजिए एकदम ऊपर खड़े हैं आप, ठीक है, तो अगर वहाँ
वहाँ से जो पश्चिम की तरफ से नदियाँ निकलेंगी, ठीक है, मतलब ऊपर से अगर पश्चिम की तरफ से जो नदियाँ निकलेंगी पश्चिमी घाट पर्वत की, तो जाहिर सी बात है वो पर्वत फिर से चढ़ के पूर्व की तरफ तो उतरेंगे नहीं, तो किधर चली जाती हैं, वो पश्चिम की तरफ ही चली जाती हैं, मतलब अरब सागर की तरफ वो कम दूरी तय करके चली जाती हैं। लेकिन जो पश्चिमी घाट पर्वत से पूर्व की तरफ से कहीं से भी निकलती हैं तो वो पूरी तरह से पूर्व की दिशा की ओर जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नर्मदा सोन भ्रंश घाटी है, तो नर्मदा सोन भ्रंश घाटी जो है इसी के कारण यहाँ पर जो नर्मदा नदी बहती है वो सीधे पश्चिम की तरफ आ जाती है। जबकि ये निकलती कहाँ है, तो ये मध्य से निकलती है, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है लगभग उसके बीच से निकलती है, लेकिन आती किधर है, पश्चिम की तरफ आती है। जबकि कायदे से इसको जाना किधर चाहिए, तो इसको जाना चाहिए था पूर्व की तरफ, लेकिन आती है पश्चिम की तरफ। एक और नदी है जो है ताप्ती नदी, वो भी पश्चिम की तरफ आ जाती है। इसका कारण यही है कि ये दोनों जो नदियां हैं ये प्रायः अपने भ्रंश में बहती हैं, मतलब एक दरार में बहती हुई इधर चली आती हैं। सेम जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी भी अपने भ्रंश में बहती है, लेकिन वो पश्चिम की तरफ ना आकर पूर्व की तरफ चली जाती है, क्योंकि बीच में एक पर्वत है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो सोन नदी है इधर ना आकर उधर साइड चली जाती है और बाद में जाकर वो गंगा में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, दो विचित्र नदियां हैं, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी, जो कि ढाल के विपरीत बहती हैं। ढाल उनकी किधर है, या तो उनको चले जाना चाहिए था उत्तर पूर्व की तरफ या फिर उनको चले जाना चाहिए था दक्षिण पूर्व की तरफ, लेकिन वो नहीं जाती हैं बल्कि वो पश्चिम की तरफ बहकर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो अरब सागर में आकर गिरती हैं वो प्रायः एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं वो प्रायः डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला पूर्व वाहिनी नदियाँ, मतलब पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ, और दूसरा पश्चिम वाहिनी नदियाँ, मतलब पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। पूर्व वाहिनी नदियों में महत्वपूर्ण नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब। और पश्चिम वाहिनी नदियों में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियर, ये सब नदियां आती हैं, ठीक है। तो सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम वाहिनी नदियों की। तो पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे पहली नदी है लूनी नदी। जो लूनी नदी है ये अरावली रेंज में पुष्कर वैली स्थान से, जो कि अजमेर के पास पड़ता है, वहाँ से निकलती है और आगे चलकर कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। मतलब ना तो ये किसी समुद्र में मिलती है और ना ही ये किसी की सहायक नदी है, बल्कि यह एक अंतःस्थलीय नदी है। क्यों? क्योंकि यह कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, मतलब स्थल में ही विलीन हो जाती है। तो याद रखिएगा, जो लूनी नदी है वो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, इस कारण से इसको एक अंतःस्थलीय नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो पानी है नमकीन है, इस कारण से इसे साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है या फिर नमकीन नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, एक है सुकरी नदी और एक है जवई नदी। तो याद रखिएगा, सुकरी और जवई किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, तो सही जवाब होगा लूनी नदी। तो लूनी नदी के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके अलावा कच्छ के रन में तीन और महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि विलीन हो जाती हैं। एक है पश्चिमी बनास नदी, एक है सरस्वती नदी और एक है रूपेन नदी। तो याद रखिएगा, ये तीन नदियां और हैं जो कि कच्छ के रन में विलीन हो जाती हैं, ठीक है। ये सब की सब राजस्थान से ही निकलती हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साबरमती नदी की। जो साबरमती नदी है वो मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर के पास स्थित जयसमंद झील से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। साबरमती नदी के किनारे ही गांधीनगर और अहमदाबाद स्थित हैं, ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा, जो साबरमती आश्रम है वो भी साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। तो साबरमती नदी के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं माही नदी की। जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में जो मेहद झील है वहाँ से निकलती है और आगे चलकर ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। मैं आपको बता दूं कि पहले ये उत्तर दिशा की ओर चलती है, फिर रास्ते में इसको ग्रेट राजस्थान भ्रंश मिलता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भ्रंश क्या है। भ्रंश मतलब होता है दरार, ठीक है। मतलब कि टकराने के कारण या फिर पृथ्वी के नीचे कोई भी जब हलचल होती है उसके कारण ऊपर दरार बन जाती है और एक नालीनुमा संरचना बन जाती है। तो बीच में जब ग्रेट राजस्थान भ्रंश आ जाता है तो पहले तो उत्तर की तरफ चल रही थी, लेकिन ग्रेट राजस्थान भ्रंश आने के कारण ये फिर यू टर्न करके पश्चिम की तरफ आती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो जब उत्तर की तरफ चल रही होती है तब ये कर्क रेखा को एक बार काटती है, और जब दोबारा यू टर्न करके आती है पश्चिम की तरफ तब भी कर्क रेखा को एक बार
काटती है। तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली महत्वपूर्ण नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो सही जवाब क्या होगा? माही नदी। ठीक इसी प्रकार जो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो है लिम्पोपो नदी, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो व जायरे नदी। कभी कभी कांगो लिखा हुआ मिलता है, कभी कभी जायरे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। जो नर्मदा नदी है वो मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में भरूच के पास जाकर ये मिल जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लंबाई है लगभग 1312 किलोमीटर है, और यहाँ पर एक श्रेणी स्थित है जिसका नाम है विंध्य श्रेणी। इसके बाद यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, या फिर सतपुड़ा रेंज बोल सकते हो आप। इसी का एक हिस्सा है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक, और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है और भ्रंश घाटी में होती हुई ये भरूच के पास खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, और यहीं से एक सोन नदी निकलती है जो कि दूसरी तरफ जाती है अपनी सोन घाटी में बहती हुई और गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और रेंज स्थित है जिसका नाम है सतमाला या फिर हरिश्चंद्र रेंज। तो यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत से निकलने वाली एक ताप्ती नदी है जो कि सतपुड़ा रेंज और सतमाला हरिश्चंद्र रेंज के बीच से बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो नर्मदा नदी है ये भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। 3 बातें याद रखिएगा, पहला भारत की है, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहली प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, दूसरी कृष्णा नदी और तीसरी नर्मदा नदी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में जो नर्मदा नदी है उसका पहला स्थान है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जबलपुर के पास भेड़ा घाट में जो नर्मदा नदी है वो संगमरमर की चट्टानों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके अलावा इसमें सरदार सरोवर बांध, महेश्वर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना और ओमकारेश्वर बांध बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और याद रखिएगा इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के नाम, जिसमें पहली महत्वपूर्ण सहायक नदी है बंजार नदी, दूसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है बरना नदी, तीसरी है तवा नदी और एक है हिरना नदी। ठीक है, तो इनके नाम भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ताप्ती नदी की। जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है जो कि सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आता है और आगे चल के अरब सागर में ये गिर जाती है। इसके किनारे एक महत्वपूर्ण स्थान स्थित है जिसका नाम है सूरत। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है तो सही जवाब क्या होगा? ताप्ती नदी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर या फिर शहर को याद करने की वीडियो पहले से अपलोड है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ताप्ती नदी के संबंध में आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है। इसके अलावा इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है उसका नाम है पूर्णा। ताप्ती नदी जो है इसमें 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी चलती हैं, पहला है काकरा परियोजना और दूसरा है उकई परियोजना। तो याद रखिएगा ये दोनों परियोजनाएं गुजरात में स्थित हैं और किस नदी में है? ताप्ती नदी में बनी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मांडवी नदी की। जो मांडवी नदी है ये कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो मांडवी नदी है इसी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी भी स्थित है। इसके अलावा ये गोवा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये भी याद रखिएगा। और जो मांडवी नदी है इसी में दूध सागर जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो दूध सागर जलप्रपात है वो किस नदी में बना हुआ है? तो मांडवी नदी में बना हुआ है। और ये तो आपको याद ही रखना है कि गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जुआरी नदी की। जो जुआरी नदी है ये कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं जो जुआरी नदी है ये गोवा की सबसे लंबी नदी है और जुआरी और मांडवी नदी के मुहाने में ही मर्मागावो बंदरगाह स्थित है। जो जुआरी नदी है और जो मांडवी नदी है लगभग एक ही स्थान में अरब सागर में जाकर मिलती हैं, तो इसी के मुहाने में मर्मागावो बंदरगाह स्थित है। तो आपको ये चीज़ जुआरी नदी के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सारावती नदी की।
जो शरावती नदी है इसको सारावती नदी या फिर शरावती नदी बोलते हैं। तो जो शरावती नदी है ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और आगे चल के अरब सागर में गिर जाती है। इसके संबंध में आपको केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसमें जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात, जिसको गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तो वो शरावती नदी में ही स्थित है। ठीक है, तो आपको शरावती नदी के संबंध में इतनी चीज़ें ही याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भरतपुछा नदी की। जो भरतपुछा नदी है इसको पोन्नानी नदी या फिर नीला नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तमिलनाडु के अन्नामलाई पर्वत से निकलती है और केरल में प्रवाहित होती हुई यह अरब सागर में मिल जाती है। यह केरल में 209 किलोमीटर प्रवाहित होती है और तमिलनाडु में लगभग 41 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 250 किलोमीटर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भरतपुछा नदी है ये केरल की सबसे लंबी नदी भी है। तो आप भरतपुछा नदी के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पेरियर नदी की। जो पेरियर नदी है यह भी तमिलनाडु के अन्नामलाई पर्वत से निकलती है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो केरल की सबसे लंबी नदी है वो तो भरतपुछा नदी है, लेकिन केरल की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो है पेरियर नदी। ठीक है, इसके अलावा जो पेरियर नदी है इसको केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है और पेरियर नदी में ही इडुक्की बांध बना हुआ है। तो इतनी चीज़ें आपको पेरियर नदी के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पंबा नदी की। जो पंबा नदी है ये भी केरल से निकलती है। इसके बारे में आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि जो पंबा नदी है ये बेम्बनाड झील में जाकर मिल जाती है। बेम्बनाड झील है, वैसे झील होने के कारण मैं आपको बता दूं कि इसको लैगून या फिर कयाल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये समुद्री तट में स्थित है ना। समुद्री तट में स्थित होने के कारण इसको लैगून बोला जाता है, लेकिन लैगून को केरल में कयाल बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो पंबा नदी है ये बेम्बनाड झील या फिर कयाल या फिर लैगून में जाकर मिल जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको पंबा नदी के संबंध में याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पश्चिम वाहिनी नदियों को एक एक करके जाना। अब हम लोग पूर्व वाहिनी नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वर्णरेखा नदी की। जो स्वर्णरेखा नदी है ये झारखंड के रांची के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है रांची का पठार। जो रांची का पठार है वो छोटा नागपुर के पठार का ही एक भाग है। जो छोटा नागपुर का पठार है इसके बीच में एक भ्रंश घाटी है जिसमें दामोदर नदी बहती है। तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। जो उत्तरी भाग है उसको बोला जाता है हजारीबाग का पठार और जो निचला भाग है दक्षिणी भाग है इसको बोला जाता है रांची का पठार। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब भ्रंश घाटी में बहती है मतलब यहाँ से दरार पड़ गई, जिस कारण से दामोदर नदी से जो ऊपर वाली नदियाँ हैं उनका जो प्रवाह है वो उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है, जबकि जो नीचे वाली नदियाँ हैं दामोदर नदी से नीचे वाली, या फिर ऐसा बोले कि रांची के पठार से निकलने वाली जो नदियाँ हैं इनका जो प्रवाह है, या फिर ऐसा बोले कि इनका जो बहाव है वो है दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, तो इधर से जो नदियाँ निकलती हैं वो दक्षिण पूर्व में होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जबकि ऊपर वाली जो नदियां हैं उनमें कुछ नदियां जो हैं वो गंगा नदी तंत्र में भी शामिल हो जाती हैं, जबकि दामोदर नदी जो है ये भी गंगा नदी तंत्र में ही शामिल होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आपको एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो स्वर्णरेखा नदी है उसमें एक महत्वपूर्ण जलप्रपात भी स्थित है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। तो इतनी चीज़ें आपको स्वर्णरेखा नदी के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैतरणी नदी की। जो वैतरणी नदी है वो उड़ीसा के क्योंझर से निकलती है और थोड़ा सा झारखंड में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो वैतरणी नदी के संबंध में आपको इतनी ही चीज़ें जानना है। इसके बाद जो अगली नदी है वो है ब्रह्मणी नदी। तो जो ब्रह्मणी नदी है ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाले शंख तथा साउथ कोयल नदी के राउरकेला में मिलने से बनती है। मतलब दो नदियों के प्रवाह जब इकट्ठा हो जाता है, शंख नदी और साउथ कोयल नदी जो कि राउरकेला के पास इकट्ठा होती हैं, तो यहीं से ब्रह्मणी नदी का उद्गम होता है। मतलब यहीं से इस नदी को क्या बोला जाता है? ब्रह्मणी नदी बोला जाता है और यह आगे चल के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आप याद रखिएगा जो ब्रह्मणी नदी है ये भी उड़ीसा और झारखंड में प्रवाहित होती है। ठीक है, जबकि ये दो नदियों से मिलकर बनती है, शंख नदी और साउथ कोयल नदी। तो इतनी चीज़ें आपको ब्रह्मणी नदी के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं महानदी की।
जो महानदी है यह सिवाहा के पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह प्रवाहित होती है। और अगर इसके अपवाह तंत्र की बात करें तो इसका पूरा का पूरा जो अपवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड में फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो यहाँ सिवाहा स्थान है, मतलब छत्तीसगढ़ वाला जो सिवाहा है जहाँ से ये महानदी निकलती है और आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर ये जो शिवनाथ नदी है ये इससे आकर मिलती है। उसके बाद इस छोर से जोक नदी जो है वो आकर मिलती है। यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है हंसदेव नदी, वो भी इससे आकर बाएं छोर से मिलती है। मैंने आपको पहले ही बताया बायां छोर कौन सा है, दायां छोर कौन सा है। इसको पता करने का एक तरीका है, जिधर नदी बह रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाना है और देखना है अपना बायां कौन सा है और अपना दायां कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए बाएं छोर से जो है हंसदेव नदी भी मिल रही है और शिवनाथ नदी भी मिल रही है। इसके बाद मंड नदी और ईव नदी जो है ये भी बाएं छोर से मिलती हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ती है ये नदी तो एक नदी है ओग नदी, ये आकर दाएं छोर से मिलती है और फिर तेल नदी भी दाएं छोर से आकर मिल जाती है। ओग नदी से पहले यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। तो याद रखिएगा जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में बना हुआ है। और कहाँ पर बना हुआ है तो ओग नदी से पहले जहाँ पर ईव नदी मिलती है इसके बाद यहाँ पर ये बांध बना हुआ है। ठीक है, और किस नदी में बना हुआ है तो महानदी में बना हुआ है। इसके अलावा महानदी के संबंध में आपको ये याद रखना है कि संबलपुर और कटक जो है वो महानदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, तो महानदी के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र में प्रवाहित होने के साथ साथ यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि इसका जो अपवाह तंत्र है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में फैला हुआ है। क्योंकि इसकी कई सारी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, इसके कारण से ये अलग अलग राज्यों में भी और ज़्यादा फैला हुआ है। तो यहाँ पर नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो दाएं तरफ से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ आकर मिलती हैं जिसका नाम है प्रवरा नदी, आगे चलने पर भूला नदी और आगे चलने पर मंजरा नदी इसमें दाएं छोर से आकर मिलती है। इसके बाद बाएं छोर से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है वर्धा नदी। वर्धा नदी में 2 महत्वपूर्ण उसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं जिसका नाम है पेनगंगा नदी और वेनगंगा नदी। तो जब ये 2 नदियां आकर मिल जाती हैं वर्धा नदी में तो इसका नाम हो जाता है प्राणहिता नदी। ठीक है, तो प्राणहिता नदी जो है यानी वर्धा नदी जो है वो बाएं छोर से आकर गोदावरी नदी में मिलती है। इसके बाद अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पर इंद्रावती नदी जो है वो भी बाएं छोर से आकर इसमें मिल जाती है और फिर एक खबरी नदी है वो भी यहाँ पर आकर मिल जाती है बाएं छोर से। ठीक है, फिर आगे मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है और इसी डेल्टा के पास में एक स्थान स्थित है जिसका नाम है यनम। यह नाम आपको पता होगा कि ये पांडुचेरी के एक भाग है। पांडुचेरी के जो भाग हैं अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो उनमें से जो यनम है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये जो गोदावरी का डेल्टा है यह चापाकार डेल्टा है। साथ ही यहाँ पर एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है कालेश्वर परियोजना जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं जो कालेश्वर परियोजना है ये विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो नदी है काफ़ी ज़्यादा गहराई में बहती है, तो यहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से जो नदी का पानी है वो ऊपर लाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस नदी में बना हुआ है तो वो बना हुआ है गोदावरी नदी में। इसके अलावा गोदावरी नदी के संबंध में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। तो लंबी होने के कारण, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इस कारण से इसकी जो तुलना है गंगा से की जाती है। साथ ही साथ इसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। तो उम्र और लंबाई के कारण इसकी तुलना गंगा से की जाती है, जिस कारण से इसे दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तो सही जवाब क्या होगा गोदावरी नदी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। जो कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश के तट में डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैं आपको बता दूं जो कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है वो चाप के आकार का बनाती है, मतलब चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है।
इसके अलावा जो कृष्णा नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी नदी, और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। जबकि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि कृष्णा के डेल्टा के पास और गोदावरी के डेल्टा के बीच में एक झील स्थित है जिसका नाम है कोलेरू झील। ठीक है, तो याद रखिएगा कृष्णा डेल्टा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में कोलेरू झील स्थित है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से ये निकलती है महाबालेश्वर से और यहाँ पर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे पहले दाएं तट से एक कोयना नदी है, वो आकर इसमें मिलती है। उसके बाद वर्णा नदी जो है ये भी निकलती महाराष्ट्र से और आगे आकर दाएं तट से ही इसमें मिल जाती है। उसके बाद पंचगंगा और दूधगंगा नदी जो है ये भी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से ही निकलती हैं और आगे चलकर इसी नदी में दाएं छोर से ही मिल जाती हैं। इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से दाएं छोर से ही एक नदी है घाटप्रभा नदी, जो कि कर्नाटक वाले क्षेत्र से निकलती है और आकर इसमें मिल जाती है। आपको याद होगा एक गोकक जलप्रपात है जो कि घाटप्रभा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, मैंने आपको जलप्रपात वाली वीडियो में अच्छे से याद करवा दिया है। इसके बाद यहाँ से एक मालप्रभा नदी निकलती है, वो भी दाएं तट से ही निकलती है और आकर इसमें मिल जाती है। उसके बाद एक बाएं तट से महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है भीमा नदी। जो भीमा नदी है उसकी दो सहायक नदियां भी हैं, एक नीरा एक सीना, तो दोनों आकर भीमा नदी में मिलती हैं और फिर भीमा नदी आगे चलकर बाएं तट से आकर इस नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दो धाराओं से बनी एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। ये तुंग और भद्रा दो धाराओं से मिलकर बनती है। ठीक है, कर्नाटक से निकलती है तो ये आगे चलकर इसमें मिल जाती है। ठीक है, मतलब कृष्णा नदी में मिल जाती है और इसकी एक सहायक नदी है, मतलब तुंगभद्रा की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है वेदवथी नदी या फिर हगरी नदी। तो ये आगे चलकर तुंगभद्रा में मिलती है और फिर तुंगभद्रा जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। उसके बाद बाएं तट से दो और महत्वपूर्ण नदियां आकर मिलती हैं, एक है मूसी नदी और एक है मुन्नेरू नदी। ठीक है, तो ये तेलंगाना से निकलती हैं और बाएं तट से आकर कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। तो ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कावेरी नदी की। जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कावेरी ताल से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके बारे में अपवाद स्वरूप आपको ये याद रखना है कि यह एक सदा नीरा नदी है, मतलब इसमें वर्ष भर जल बना रहता है। जबकि मैंने आपको बताया था जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इसमें वर्ष भर जल नहीं बना होता है ना, वर्षा का पानी इसमें प्राप्त होता है तो वर्ष भर जल नहीं बना होता है। जबकि जो हिमालयी नदियाँ थी तो ग्लेशियर से पानी प्राप्त करती थी तो वो सदा नीरा होती थी। तो याद रखिएगा जो कावेरी नदी है वो अपवाद है सभी प्रायद्वीपीय नदियों में, यह भी सदा नीरा नदी है, मतलब इसमें भी वर्ष भर जल बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि ये दोनों तरफ से आने वाले मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। जब मानसून लौट कर आते हैं तब भी पानी देते हैं। इस कारण से मतलब कि ऐसा समझिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, मतलब पानी प्राप्त करता है। इस कारण से ये सदा नीरा है। और सदा नीरा मतलब वर्ष भर जल होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा इसकी तुलना गंगा से क्यों की गई है, क्योंकि इसमें वर्ष भर पानी बना रहता है जैसे गंगा में बना होता है। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा इसे क्यों कहते हैं, मतलब कावेरी नदी को, क्योंकि ये सदा नीरा है। जबकि गोदावरी नदी जो है उसको आयु और आकार के हिसाब से दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कावेरी के डेल्टा के पास ये कराईकल नाम का एक स्थान है जो कि पांडुचेरी के एक भाग है वो स्थित है। मैंने आपको बताया था कि गोदावरी के पास पांडुचेरी का यनम वाला जो स्थान है वो स्थित है। तो याद रखिएगा गोदावरी के डेल्टा के पास जो यनम है वो स्थित है, जबकि कावेरी के डेल्टा के पास जो कराईकल है पांडुचेरी का ही एक भाग है वो स्थित है। ठीक है, और जो कावेरी नदी है इसी के किनारे तंजावुर जो शहर है वो स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो कावेरी नदी है ये 3 बार 2 धाराओं में बंटती है। 2 धाराओं में बंटने के कारण जो बीच की भूमि होती है वो द्वीप की तरह दिखती है, मतलब नदी द्वीप की तरह दिखती है। तो ये 3 बार नदी द्वीप भी बनाती है। तो पहला द्वीप जो ये बनाती है उसका नाम है श्रीरंगपट्टनम द्वीप जो कि कर्नाटक में स्थित है। दूसरा द्वीप है शिव समुद्रम द्वीप, ये भी कर्नाटक में स्थित है। और तीसरा द्वीप है श्रीरंगम द्वीप, ये स्थित है तमिलनाडु में। साथ ही आप याद रखिएगा कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा में कावेरी नदी में ही स्थित है। कावेरी नदी में भी एक बांध है जिसका नाम है कल्लनई बांध, जिसको ग्रेट एनीकट बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे पुराना बांध है और साथ ही ये विश्व का चौथा सबसे पुराना बांध भी है। और मैं आपको बता दूं भले ये भारत का सबसे पुराना बांध है लेकिन अभी भी ये सक्रिय है। इसका निर्माण
चोल शासकों द्वारा 100 BC से 100 ईस्वी के बीच में करवाया गया था और ये स्थित कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो जो कावेरी नदी है वो यहाँ से कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जाकर मिल जाती है। तो सबसे पहले बाएं तट से हेरंथी नदी आकर मिलती है, उसके बाद दाएं तट से लक्ष्मण तीर्थ नदी, फिर बाएं तट से एक नदी आती है जिसका नाम है हेमावती नदी। ठीक है, तो वो आकर मिलती है। बाएं तट से एक और नदी निकलती है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है सिमसा नदी, वो भी आकर यहाँ पर मिलती है। उसके बाद दाएं तट से दो महत्वपूर्ण नदियाँ आकर मिलती हैं जिसका नाम है कबिनी नदी और सुवर्णवती नदी। उसके बाद एक और नदी है अर्कवती नदी, ये भी आकर बाएं तट से मिल जाती है और फिर बाद में जो कावेरी नदी है जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो कावेरी नदी के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैगई नदी की। जो वैगई नदी है ये तमिलनाडु के मदुरई से निकलती है और आगे चलकर ये पाक की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो वैगई नदी के संबंध में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नदी है जो है ताम्रपर्णी नदी, जो कि अगस्तमलाई पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है और आगे चलकर मन्नार की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ताम्रपर्णी नदी जो है इसके संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नदियों के संबंध में जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, जैसे कि किस नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है या फिर किस नदी को कहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस नदी को कहाँ का शोक कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्मनासा नदी की। जो कर्मनासा नदी है इसको भारत का शोक कहते हैं। कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक कहते हैं। इसके अलावा जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब बंगाल का वरदान कहा जाता है। ठीक है, जब से फरक्का बांध इसमें बन गया है, लेकिन फरक्का बांध के बनने से पहले इसको बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तबाही वहाँ पर मचाती थी। इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको असम का शोक कहा जाता है क्योंकि ये असम राज्य में काफ़ी ज़्यादा अपना जो रास्ता है वो परिवर्तित करती है। इसके बाद जो महानदी है इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। बाकी आपको पता ही है कि चीन का शोक हांगहो नदी को बोला जाता है, तो ये भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। इसके अलावा उत्तरी बंगाल की जो जीवन रेखा है वो बोला जाता है तीस्ता नदी को और सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है तीस्ता नदी को ही। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को, भारत की जीवन रेखा गंगा नदी को, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी और गोवा की जीवन रेखा बोला जाता है मांडवी नदी को। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की मरुगंगा या फिर जीवन रेखा किसे बोला जाता है तो उसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी नहर। और याद रखिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं वो विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, ये कुछ भाग इसका जो है बांग्लादेश के कब्जे में भी आता है और हमेशा यहाँ पर विवाद बना रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में विस्तार से समझा। अब हम लोग बात करते हैं भारत की नदियाँ व उनकी सहायक नदियों के बारे में। तो सभी सहायक नदियों को हम लोग एक एक करके ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, तो आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा जिससे आपको सभी पॉइंट याद हो सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी की। जो चंबल नदी है इसकी 4 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। एक है क्षिप्रा, दूसरा है पार्वती, तीसरा है बनास और चौथा है काली सिंध नदी। तो देखिए इनको हम लोग कैसे आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर चंबल की बात हो रही है और चंबल सुनते ही आपके दिमाग में सीधे गया होगा डाकू। चंबल के डाकू बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो आपको पता है जो डाकू होते हैं वो पर्वतों में छिप कर रहते हैं, है ना। जो डाकू होते हैं वो पर्वतों में छिप कर रहते हैं। तो पर्वत फॉर पार्वती नदी और छिपना फॉर क्षिप्रा। तो आपको 2 नदियाँ याद हो गई कि पार्वती और क्षिप्रा जो हैं वो चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पर बनास लिखा हुआ है, तो बनास को याद करने के लिए कर लेते हैं विनाश। तो आपको पता है डाकू लोग काफ़ी ज़्यादा विनाश करते थे, है ना। जिस भी गांव को लूटा करते थे तो उस गांव का विनाश कर देते थे, तो विनाश फॉर बनास। अब जो अगली नदी बची है वो कौन सी है, वो है काली सिंध। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चंबल को मैंने क्या बोला कि डाकू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपने डाकू से संबंधित एक नाम सुना होगा कालिया, है ना। गब्बर सिंह वाले में कालिया आपने सुना होगा, तो कालिया से आपको काली सिंध याद हो जाएगा। कालिया भी एक डाकू ही था ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चंबल की 4 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, क्षिप्रा, पार्वती, बनास और काली सिंध। याद हो गया ना चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदियां। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली नदी है महानदी और महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ,
हंसदो, इब, तेल, केलो और जोंक। तो ये जो है ये महानदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर देखिए महानदी में आपको सबसे पहला एक शब्द मिल जाएगा महानदेव। महानदी, महानदेव यानी महादेव, और महादेव को क्या बोलते हैं? शिव भी बोलते हैं, तो शिव फॉर शिवनाथ। तो याद रखिएगा कि जो शिवनाथ नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पर हंस दो में आपको हंस शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है जो हंस हैं वो ज़्यादातर कहाँ मिल जाते हैं? पानी वाले क्षेत्र में मिल जाते हैं। और यहाँ पर महानदी एक ऐसी नदी है जिसके साथ में नदी शब्द जुड़ा हुआ है। बाकी आपको गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, सोन में किसी में नदी शब्द जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन महानदी में आपको नदी शब्द जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो हंस जो हैं वो ज़्यादातर पानी वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पानी वाला क्षेत्र मतलब नदी से संबंधित, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हंसदो जो है वो भी महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद है ईब नदी। तो ईब को याद करने के लिए कर लेते हैं ऐब। ऐब मतलब क्या होता है? ऐब मतलब होता है कमी, ठीक है। तो महानदी में आपको यहाँ पर महान नदी शब्द मिल जाएगा। महानदी, महान नदी, तो जाहिर सी बात है अगर कोई नदी महान है तो उसमें कोई भी ऐब, कोई भी कमी नहीं होगी। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि जो ईब नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। फिर है तेल नदी। तो यहाँ फिर से महानदी को महान नदी कर लेते हैं। तो ऐसा समझिए कि महानदी को महान नदी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस नदी में पानी की जगह तेल बहता है। आपको पता है तेल काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो अगर किसी नदी में पानी की जगह तेल बहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो नदी महान बोली जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो तेल नदी है ये महानदी की सहायक नदी है। फिर है केलो और जोंक। तो जोंक आपको पता है ये भी पानी में ही रहती हैं। तो पानी किससे संबंधित है? नदी से संबंधित है, और महानदी में नदी शब्द जुड़ा हुआ है। बाकी आपको किसी भी नदी में नहीं मिलेगा, तो जोंक भी आपको याद हो गया। और केलों को याद करने के लिए कर लेते हैं केला यानी बनाना। और आपको पता है जो बनाना है वो किसको चढ़ता है? भगवान को। और महानदी में महानदेव शब्द मिल जाएगा, ठीक है। महानदी, महानदेव, महादेव मतलब आपको पता है भगवान शिव की बात हो रही है। तो भगवान शिव के भोग के लिए क्या चढ़ाया जा रहा है? फल चढ़ाया जा रहा है। कौन सा? केला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महानदी की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं? शिवनाथ, हंसदो, ईब, तेल, केलो और जोंक। याद हो गया ना? ये भी कोई भी दिक्कत तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी जिसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं लक्ष्मण तीर्थ नदी, हारंगी नदी और अर्कावती नदी। तो यहाँ पर देखिए कावेरी में आपको एक शब्द मिल जाएगा बेरी, मतलब बेर की बात हो रही है। आपको पता है बेर एक फल होता है। और लक्ष्मण तीर्थ में आपको शब्द मिल जाएगा लक्ष्मण। तो आपने देखा होगा जब राम, लक्ष्मण और सीता माता वनवास गए थे, तो जब राम और लक्ष्मण भगवान सबरी माता के यहाँ पहुँचे थे तो राम भगवान तो बेर को आसानी से खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण भगवान क्योंकि बेर जूठे थे इस कारण से वो बेर को फेंक रहे थे। तो आपको वो कहानी बेर से याद होगी कि लक्ष्मण भगवान जो हैं वो बेर को नहीं खा रहे थे, बेर को फेंक दे रहे थे। तो बेर यानी बेरी अर्थात कावेरी, और लक्ष्मण यानी लक्ष्मण तीर्थ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है वो कावेरी की सहायक नदी है। इसके बाद है हारंगी नदी, और अर्कावती में आपको शब्द मिल जाएगा अरे का, ठीक है, या फिर काव शब्द मिल जाएगा, कौवा, ठीक है। आगे बाद क्या लिखा हुआ है? काव। तो काव कौन कौन करता है? कौवा करता है। तो यहाँ पर देखिए हारंगी में आपको रंग शब्द मिल गया, और अर्कावती में आपको शब्द मिल गया काव। और कावेरी में यहाँ पर कौवा शब्द मिल जाएगा कावे, ठीक है, कावेरी, कावे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कौवा जो है वो अपने रंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। तो कौवा का रंग, रंग फॉर हारंगी, और कौवा मतलब काँव काँव करने वाला, तो काँव फॉर अर्कावती। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लक्ष्मण तीर्थ, हारंगी और अर्कावती जो हैं वो कावेरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है माही नदी, और जो माही नदी है इसकी जाखम, सोम और चाप महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगली है माही नदी, और माही नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जाखम, चाप और सोम। यहाँ पर माही नदी की बात हो रही है, और माही नदी के संबंध में आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगा कि जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है ना। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है।
अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मकर रेखा और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मान लीजिए किसी को कोई काट ले, जैसे इंसान उसको डॉग काट ले या फिर कैट काट ले, तो जाहिर सी बात है काटने से क्या हो जाएगा, जख्म हो जाएगा, है ना। अगर काट दिया जाए तो जख्म हो जाएगा, तो जख्म फॉर जाखम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जाखम नदी है वो माही की सहायक नदी है। इसके बाद है चाप। तो चाप को 2 तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो मैथ वाला चाप, तो आपको पता है जब चाप लगाते हैं तो वो काटने का ही काम करता है, तो काटने से संबंधित किससे हो जाएगा, माही नदी से, क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा, चाप को याद करने के लिए कर लेते हैं चाब। चाब मतलब चबाने की बात हो रही है, तो चबाना काटना एक ही जैसे हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो चाप नदी है वो माही की सहायक नदी है। फिर लास्ट बचता है सोम नदी। तो सोम को याद करने के लिए कर लेते हैं सोमवार, यानी मंडे। और माही को याद करने के लिए कर लेते हैं माह। माह मतलब मंथ, तो आपको पता है मंथ में ही क्या आता है, सोमवार आता है ना, 4 बार आता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि जो माही नदी है उसकी जाखम, सोम और चाप महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है ताप्ती नदी। और ताप्ती की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, गिरना और मोरना। दोनों में एक शब्द कॉमन है, रना। रना को याद करने के लिए कर लेते हैं रैना। रैना मतलब रात की बात हो रही है, निशा, रैन, रजनी, रजनीश, ये सब रात के पर्यायवाची होते हैं। तो दोनों में रात शब्द लिखा हुआ है। ताप्ती में आपको एक शब्द मिल जाएगा तप्त। तप्त मतलब क्या होता है, गर्म होता है। तो आपको पता है गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ताप होती है ना। गर्मी के टाइम पे दिन में बहुत ज़्यादा ताप होती है, तो इंसान ये सोचता है कि जल्दी से रात आ जाए, मतलब जल्दी से रहना आ जाए। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, गिरना और मोरना। ठीक है, फिर अगली है बेतवा नदी। और बेतवा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, वो है धासन नदी। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेतवा में आपको शब्द मिल जाएगा बेटवा। मतलब बेटा की बात हो रही है, पुत्र की बात हो रही है, पुत्र को सन भी बोलते हैं, तो सन फॉर धासन, क्योंकि धासन में धा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, सन। सन मतलब पुत्र यानी बेटा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बेतवा की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, धासन है। ठीक है, फिर अगली है सोन नदी। और सोन की महत्वपूर्ण सहायक नदी है रिहंद, जोहिला और कनहर। तो यहाँ पर देखिए सोन की बात हो रही है। सोन मतलब गोल्ड वाले सोन की कर लेते हैं बात। ठीक है, गोल्ड मतलब सोना होता है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि गोल्ड की तस्करी करता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर गोल्ड की तस्करी की जाती है। तो अगर कोई गोल्ड की तस्करी करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको पकड़ने के बाद रिहा नहीं किया जाएगा, है ना। गोल्ड की तस्करी करने पर रिहा नहीं किया जाएगा, तो रिहा फॉर रिहंद नदी। फिर अगला बात कर लेते हैं कनहर की। तो कनहर में आपको शब्द मिल जाएगा कान। ठीक है, तो आपको पता है कानों में जो है गोल्ड पहना जाता है ना। कानों में गोल्ड पहना जाता है, जैसे कि झुमका हो गया गोल्ड का। तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने झुमका पहना है कान में गोल्ड का, तो वो हिलता है ना, हिलता है, अच्छा लगता है। तो हिलना फॉर जोहिला। जोहिला में हिला शब्द लिखा हुआ है ना, तो कानों में अगर गोल्ड का झुमका पहनते हैं तो वो हिलता है, तो हिलना फॉर जोहिला और कान और कनहर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सोन की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, रिहंद, जोहिला और कनहर। ठीक है, तो आपको सोन की भी महत्वपूर्ण सहायक नदी याद हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोमती नदी की। जो गोमती नदी है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है सई नदी। गोमती में आपको 2 शब्द मिल जाएंगे, एक गौ और दूसरा मती मतलब माता शब्द। तो आपको पता है कि जो गाय है उनको माता बोला जाता है, और गाय को माता बोलना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि गाय के दूध से पाला जाता है। आपने देखा होगा अनाथ आश्रम में जैसे कि। तो आपको पता है गाय को माता बोलना बिल्कुल सही भी है, तो सही फॉर सई नदी। तो याद रखिएगा कि जो सई नदी है वो गोमती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद अगला है घाघरा नदी। और घाघरा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं सरयू और शारदा। तो यहाँ पर देखिए सरयू में आपको सर शब्द मिल जाएगा, और शारदा में भी आपको स्टार्टिंग में सर शब्द मिल जाएगा। अच्छा, घाघरा में एक शब्द लिखा हुआ है घरा।
ठीक है। घाघरा, घड़ा मतलब घड़ा की बात हो रही है और आपको पता है घड़े में पानी भर के उसको सर में रख कर लाया जाता है, तो घड़ा जो है उसको सर में रख कर लाते हैं, तो सर फॉर सरयू और सर से ही शारदा। तो याद रखिएगा कि घाघरा की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सरयू और शारदा हैं। आसानी से याद हो गया ना? तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है गंडक नदी, और गंडक की महत्वपूर्ण सहायक नदी है त्रिशूली और मांडी नदी। तो यहाँ पर देखिए, मांडी को याद करने के लिए सबसे पहले कर लेते हैं मड। ठीक है, मड शब्द लिखा हुआ है। मड मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कीचड़ में उतरेगा तो गंदा हो जाएगा, तो गंदा फॉर गंडक नदी। तो आपको याद हो जाएगा कि मांडी किसकी सहायक नदी है? गंडक की सहायक नदी है। और त्रिशूली में आपको एक शब्द मिल जाएगा सूली। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई गंदा इंसान है, क्रिमिनल है, तो उसको सूली पर चढ़ा देना चाहिए, है ना। सूली में किसको चढ़ाया जाना चाहिए? जो कि गंदा इंसान है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि त्रिशूली किसकी सहायक नदी है? ये भी गंडक की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको याद हो चुका है कि त्रिशूली और मांडी जो है वो गंडक की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्वर्णरेखा नदी की। जो स्वर्णरेखा नदी है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है खरकई नदी और रारू नदी। रारू नदी, जिसको रोरू के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण रेखा शब्द लिखा हुआ है। स्वर्ण रेखा को याद करने के लिए कर लेते हैं लक्ष्मण रेखा। आपको पता है लक्ष्मण रेखा किस परिस्थिति में खींचा गया था? जब राम भगवान स्वर्ण मृग के पीछे गए थे और स्वर्ण मृग ने राम भगवान की आवाज़ से सहायता के लिए पुकारा था, तब सीता माता ने बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी कही थी लक्ष्मण भगवान को, और रो भी रही थी, बोल रही थी कि तुम नहीं जा रहे हो बचाने तो मैं चली जाऊंगी, ये सब चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा खरी खोटी कही थी सीता माता ने और रो भी रही थी। तब लक्ष्मण भगवान ने लक्ष्मण रेखा खींची थी और राम भगवान की सहायता के लिए गए थे। तो खरी खोटी कही थी, खरी कही थी तो खरी कही फॉर खरकई, और रो भी रही थी तो रोना फॉर रारू या फिर रोरू नदी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वर्णरेखा नदी जो है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? खरकई और रारू नदी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यमुना नदी की। और यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन। तो इसको तो हम लोग एक बहुत ही छोटे डायलॉग से याद कर लेंगे क्योंकि वो डायलॉग सबने सुना होगा। यमुना में यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है मुन्ना। मुन्ना मतलब बेटा, यानी बच्चे की बात हो रही है। और बच्चे से संबंधित आपने एक डायलॉग सुना है कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। सुना है ना कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है कि चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। तो गब्बर सिंह कौन था? डाकू था। और डाकू के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो चंबल है। तो चंबल नदी आपको याद हो चुका है। तो रात को बच्चा रोता है, बच्चा मतलब बेटा, बेटा से बेतवा। अच्छा, बच्चा रोता कैसे है? तो कें करके। तो कें फॉर केन याद हो जाएगा। और जब माँ ऐसा बोलती हैं कि बेटा चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा, तो बेटा चुप ही नहीं होता बल्कि वो एकदम सीधा हो जाता है, शांत एकदम, जैसे कि पहले कुछ हुआ ही ना हो। तो डर के मारे बेटा जो है एकदम सीधा हो जाता है। तो सीधा फॉर सिंध। और सीधा होने के साथ साथ वो हिडन हो जाता है, मतलब छिप जाता है डर से। तो हिडन फॉर हिंडन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन और जो हिंडन है वो यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं। याद हो गया ना? एक महत्वपूर्ण डायलॉग से आपको यमुना की सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दामोदर नदी की। और दामोदर नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं बराकर, बोकारो और कोनार। तो ये भी बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। बस आपको एक शब्द याद रखना है कि दामोदर में दम शब्द लिखा हुआ है। दम मतलब ताकत, और दम जो है उसको बरकरार रखना पड़ता है ना। जो दम है उसको बरकरार रखना पड़ता है। तो बरकरार से आपको ये तीनों नदियां याद हो जाएंगी। बरकरार से बराकर हो जाएगा। और बोकारो में बो के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? कारो। तो बरकरार में भी आपको लास्ट में कार शब्द मिल जाएगा, कार, कारो। और कोनार, बरकरार, ये भी मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दम बरकरार करना पड़ता है। तो आपको याद हो जाएगा कि दामोदर की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बराकर, बोकारो और कोनार। ठीक है, इसके बाद अगली जो नदी है वो है लूनी नदी। और लूनी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जवाई और खारी नदी।
तो एक तो आपको पता है खारी मतलब साल्टी, और जो लूनी नदी है इसको साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये तो याद हो चुका है कि खारी नदी किसकी सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है। अब जवाई को याद रखना है, तो जवाई को याद करने के लिए कर लेते हैं जमाई। ठीक है, जमाई राजा आपने सुना भी होगा और सीरियल भी देखा होगा शायद। तो जमाई की बात कर लेते हैं। और जब जमाई घर पे आते हैं तो घर वाले क्या करते हैं कि ये चीज़ें भी लो, ये चीज़ें मतलब खाने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें देते हैं और हमेशा बोलते हैं कि जमाई जी ये लो, है ना। तो लो नी फॉर लूनी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जवाई नदी है ये भी लूनी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो लूनी की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, जमाई और खारी। तो हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहिता, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, संकोश और कापिली। तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र में आपको शब्द मिल जाएगा ब्रह्म और पुत्र, मतलब कि ब्रह्मदेव के पुत्र। तो जाहिर सी बात है ब्रह्मदेव के पुत्र हैं तो देवता ही होंगे, तो उनके पास दिव्य अंग जरूर होगा, है ना। अगर ब्रह्मदेव के पुत्र हैं तो दिव्य अंग होगा, तो दिव्य अंग फॉर दिबांग। और दिव्य अंग तो होगा ही, और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रह्मदेव के पुत्र हैं मतलब ब्रह्मदेव के लहू हैं, तो लहू फॉर लोहिता। जो लोहिता नदी है इसको खून नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं मतलब ब्रह्मदेव के ही लहू हैं, तो लहू से आपको लोहिता नदी भी याद हो जाएगा कि लोहिता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर इसके बाद है धनसिरी और सुबनसिरी। दोनों में एक शब्द कॉमन है, वो है सिरी। सिरी मतलब सर की बात हो रही है, और आपको पता है ब्रह्मदेव के कितने सर हैं, 4 सर हैं। जैसे कि विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, ठीक है, और शंकर जी की 3rd आइस है। ऐसे ही ब्रह्मदेव जो हैं वो अपने सर के कारण जाने जाते हैं, उनके 4 सर हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि धनसिरी और सुबनसिरी जो हैं ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद है मानस नदी। और मानस नदी की अगर बात करें तो आपको पता है कि ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मदेव के पुत्र, तो कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है कि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, है ना। सभी देवताओं के मानस पुत्र भी होते हैं, जैसे कि जो अर्जुन थे वो इंद्रदेव के मानस पुत्र थे, तो बोल दिया जाता है कि ब्रह्मदेव के पुत्र, तो ऐसा भी बोलते हैं कि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र। तो मानस नदी भी आपको याद हो गया। इसके बाद अगला है कापिली नदी और संकोश नदी। तो सबसे पहले कापिली को याद करते हैं। यहाँ पर कापिली में आपको एक शब्द मिल जाएगा कौपिली, ठीक है। और ब्रह्मदेव, तो आपको पता है ब्रह्मदेव जो हैं वो सभी के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। उनके हाथ में एक किताब आपने देखी होगी, तो जाहिर सी बात है ब्रह्मदेव जो हैं वो अपने हाथ में एक कॉपी किताब लेके रखते हैं, तो कौपिली फॉर कापिली। तो याद रखिएगा जो कापिली नदी है ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर है संकोश। तो संकोश में आपको शब्द मिल जाएगा कोश। कोश मतलब धन। तो ब्रह्मदेव के पुत्र होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको कोश की कमी नहीं होगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दिबांग, लोहिता, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, संकोश और कापिली जो हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा। तो यहाँ पर देखिए गोदावरी को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं गुदना गुदवाना। ठीक है, गुदना गुदवाना आपको पता है, टैटू बनवाना मतलब क्या होता है, गुदना गुदवाना। तो आपको पता है अगर कोई गुदना गुदवाएगा तो इंक की जरूरत पड़ेगी, और इंक के साथ यानी दवात भी होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इंद्रावती में ई के बाद शब्द क्या मिल जाएगा, दावती मतलब दवात। तो अगर कोई गुदना गुदवा रहा है तो उसको इंक और दवात की जरूरत पड़ेगी, तो इंक और दवात फॉर इंद्रावती। और जब कोई गुदना गुदवाता है तो आपने देखा होगा कि उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। कितना पेन होता है कि लगता है उसके प्राण निकल जाएंगे। तो पेन से पेनगंगा और प्राण से प्राणहिता और पूर्णा। ठीक है, क्योंकि पूर्णा में भी आपको पणा शब्द मिल जाएगा। तो पेन इतना ज़्यादा होता है गुदना गुदवाने में यानी टैटू बनवाने में कि लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। तो पेन से पेनगंगा और प्राण से प्राणहिता और पूर्णा। ठीक है, और पेनगंगा के साथ आपको वेनगंगा आसानी से याद हो जाएगा, दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा जो है गोदावरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसके बाद जो अगली नदी है मेघना नदी, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है गुमटी। तो गुमटी को याद करने के लिए कर लेते हैं गुम हो जाना। ठीक है, स्टार्टिंग में गुम शब्द लिखा हुआ है। मेघना में आपको शब्द मिल जाएगा घना। तो आपने सुना होगा घना से घना जंगल, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं घना जंगल होगा और कोई घूमने जाएगा तो वो गुम हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि जो गुमती नदी है वो मेघना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर अगली महत्वपूर्ण नदी है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की महत्वपूर्ण नदियां हैं भीमा, कोयना,
तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा। तो ये सब की सब कृष्णा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर देखिए कृष्णा में आपको एक शब्द मिल जाएगा कृष्ण, यानी कृष्ण भगवान की बात हो रही है। और भीमा में भीम, तो आपको पता है महाभारत में एक पात्र भीम भी थे और एक पात्र कृष्ण भगवान भी थे, है ना। भीम के साइड ही थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इनके साइड। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि भीम के साइड कौन थे, कृष्ण भगवान। तो कृष्णा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी हो गई, भीमा नदी हो गई। इसके बाद कोयना, तो कोयना को कर लेते हैं कोयला, मतलब कोयला जो होता है हल्का काला होता है और कृष्ण भगवान भी अपने श्याम वर्ण के कारण जाने जाते हैं, मतलब उनका श्याम रंग था, इसी कारण से वो भी अपने श्याम रंग के लिए जाने जाते हैं। तो आप ऐसे कोयना नदी को भी याद रख सकते हैं। फिर अगला है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा में आपको एक शब्द मिल जाएगा भद्रा, और भद्रा से एक नाम है, वो है सुभद्रा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सुभद्रा कौन है, तो आप बोलेंगे कृष्ण भगवान की बहन है। तो ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर दो नदियां बचती हैं, मालप्रभा और घाटप्रभा। तो दोनों में एक शब्द कॉमन लिखा हुआ है, प्रभा। प्रभा के आगे एक शब्द लगा देते हैं ता, तो हो जाएगा प्रभात, मतलब सुबह। और कृष्णा मतलब कृष्ण भगवान। तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गौवन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। ये आपने सुनी भी होगी लाइन। तो क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, सुबह होते ही आप गैयों के पीछे भेज देती हो और मैं कहाँ चला जाता हूँ, मधुबन चला जाता हूँ। तो भोर होते मतलब प्रभात होते ही, तो प्रभात से माल प्रभा और घाट प्रभा। और ऐसा कौन बोलते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है, वो बोलते हैं कृष्ण भगवान। तो याद रखिएगा कि भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, माल प्रभा और घाट प्रभा जो हैं ये कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। और गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। तो ये सब की सब गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो इनमें दो को याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। पहला यमुना, आपको पता है यमुना गंगा की सहायक नदी है। और दूसरा रामगंगा, क्योंकि रामगंगा में गंगा शब्द लिखा हुआ है। तो ये तो मैच हो गया। अब बचता है सोन। तो सोन को याद करने के लिए कर लेते हैं गोल्ड वाला सोन। तो जाहिर सी बात है अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड होगा तो उसकी सुरक्षा भी वो करेगा, और सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी रखेगा। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो गन लेकर खड़े रहेंगे, तो गन फॉर गंगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो सोन नदी है वो गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके बाद है गोमती। तो गोमती को याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि गोमती में एक शब्द आपको मिल जाएगा गौ माती, मतलब गौ माता की बात हो रही है। तो आपको पता है गौ माता जैसे बोला जाता है माता गौ को, वैसे ही गंगा को भी गंगा माता बोला जाता है। आपने हमेशा गंगा मैया ही बोला होगा, है ना। ऐसे ही गौ माता को भी माता बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोमती किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर अगला है घाघरा। और घाघरा में आपको शब्द मिल जाएगा घरा, मतलब घर। तो आपको पता है हर घर में गंगा जल जरूर मिलता है ना। हिंदू धर्म में यानी हिंदू लोग जितने भी हैं वो अपने घर में गंगा जल जरूर रखते हैं पूजा पाठ के लिए। तो घर घर में कौन सा जल होता है, गंगा जल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि घाघरा जो नदी है ये गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर अगला है गंडक नदी। तो यहाँ पर देखिए गंडक में आपको गन शब्द स्टार्टिंग में मिल जाएगा, गंडक, गन और गन से गंगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो गंडक नदी है ये भी गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर है बागमती। तो बागमती को कर लेते हैं भागमती, मतलब भागना। और भागना मतलब पीछे, यहाँ पर गंगा में गन शब्द कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कोई गन लेकर पीछे पड़ जाएगा तो लोग भाग देंगे। तो भागना फॉर बागमती। फिर है कोसी। कोसी को कर लेते हैं कोस। कोस मतलब धन। तो मैंने आपको बताया मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास गोल्ड का धन है, मतलब सोने का धन है, तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटी लगाएगा। सिक्योरिटी के लिए जो खड़े रहेंगे वो गन लेकर खड़े रहेंगे। तो गन से गंगा। तो याद रखिएगा कि जैसे सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है, वैसे ही कोसी भी गंगा की सहायक नदी है। फिर लास्ट बचता है महानंदा। तो महानंदा में आपको एक शब्द मिल जाएगा नंदा। याद करने के लिए ननद कर लेते हैं। ननद आपने रिश्ता सुना होगा, ठीक है, मतलब हस्बैंड की बहन ननद। तो आपने देखा होगा सास ननद के झगड़े, ठीक है, झगड़े होते हैं ना। तो झगड़े होना मतलब आप ऐसा समझिए कि क्या होता है, झगड़ों में अस्त्र शस्त्र उपयोग होता है। और यहाँ पर कौन सा अस्त्र शस्त्र लिखा हुआ है, गन लिखा हुआ है, ठीक है, गंगा में गन। तो झगड़ा होगा सास ननद इन सब में, तो जाहिर सी बात है गन चलेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और जो महानंदा हैं ये गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है।
एक और गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो है टोंस नदी। टोंस नदी, जिसको तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी गंगा की एक सहायक नदी है। और एक टोंस नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है। मतलब दो टोंस हैं, एक टोंस जिसको तमसा के नाम से जाना जाता है, ये गंगा की सहायक नदी है, और एक टोंस यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की जो टोंस सहायक नदी है उसका नाम आप खुद से याद रखिएगा। मैं आपको गंगा की जो सहायक नदी टोंस है उसका नाम याद रखवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, टोंस जिसको तमसा के नाम से जाना जाता है, और तमसा में आपको एक शब्द मिल जाएगा मासा, मतलब माँ जैसी। ठीक है, मासा बोलते हैं राजस्थान में, यानी माँ जैसे। तो यहाँ पर देखिए गंगा माता बोलते हैं, है ना, गंगा नदी जो है गंगा मैया बोलते हैं। तो मैया मतलब माँ जैसे, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि जो तमसा नदी है वो गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि एक टोंस नदी है जो कि यमुना की भी सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सतलज नदी की। तो सतलज नदी की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, एक है ब्यास नदी और दूसरा है स्पीति नदी। तो यहाँ पर देखिए ब्यास को कर लेते हैं बेस, और आपको पता है जो बेस है घर का वो कहाँ पड़ता है, बेस जो है वो तल में पड़ता है। तल मतलब जमीन में, है ना, बेस ऊपर तो पड़ेगा नहीं, बेस घर का नीचे तल में ही पड़ता है, तो तल फॉर सतलज। ठीक है, तो आपको याद हो गया कि जो ब्यास नदी है वो सतलज की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब स्पीति बचता है, तो स्पीति में आपको एक शब्द मिल जाता है पीती, मतलब पीने की बात, और सतलज में एक शब्द लिखा हुआ है लाज। तो आपने एक कहते हुए सुना होगा किसी बड़े को, और जब छोटे बच्चे जो होते हैं या फिर बच्चे जो हैं माँ पिता की बात नहीं मानते हैं, तो हमेशा ये बोल दिया जाता है कि क्या तुमने अपनी लाज शर्म को धोकर पी लिया है। बोलते हैं ना कि लाज को धोकर एकदम पी ही गए हो, किसी भी बात की परवाह नहीं है, तो लाज को धोकर पी गए। तो पीना फॉर स्पीति और लाज फॉर सतलज। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो स्पीति नदी है ये भी सतलज की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके बाद अगला है चिनाब नदी, और चिनाब की तीन महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, एक है झेलम, एक है रावी और एक है सतलज। तो इसको याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चिनाव में आपको एक शब्द मिल जाएगा चुनाव। चिनाब, चुनाव, चुनाव की बात हो रही है, और आपको पता है चुनाव में बहुत ज़्यादा झोल होते हैं। बहुत सारे वोटर जो हैं वो पैसे से भी खरीदे जाते हैं, तो चुनाव में बहुत ज़्यादा झोल होते हैं। झोल फॉर झेलम। ठीक है, झोल से क्या हो जाएगा, झेलम। और यहाँ पर रावी को रोवी कर लेते हैं या फिर रब कर लेते हैं। तो आपको पता है झोल होने के बाद जब नेता लोग चुनाव जीत जाते हैं तो जनता हमेशा क्या करती है, रोती ही रहती है। ठीक है, झोल करके अगर जीतेंगे तो जाहिर सी बात है जनता को बाद में परेशान करेंगे, तो रोवी फॉर रावी। और सतलज में आपको वही लाज शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है चुनाव में झोल करके जीत तो जाते हैं और बोलते हैं कि जनता की सेवा करेंगे, लेकिन बाद में वो जनता की सेवा नहीं करते हैं, और जनता जब भी मदद के लिए जाती है तो वो मना कर देते हैं। तो मतलब उनको बाद में लाज भी नहीं आती है कि वो लूट रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि झेलम, रावी और सतलज जो है वो चुनाव की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद अगली नदी है झेलम नदी, और झेलम की महत्वपूर्ण सहायक नदी है किशन गंगा नदी। तो यहाँ पर देखिए झेलम को कर लेते हैं जेलम, झेल जेल। और आपको पता है कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, कारावास में हुआ था। तो कारावास मतलब जेल ही होता है, तो कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि झेलम की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, किशन गंगा नदी है। इसके बाद अगली नदी है सिंधु नदी, और सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं पंचनद। पंचनद आपको पता है किसे किसे बोलते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास को। तो ये पंचनद हैं, ये पंचनद सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो पंचनद को याद करने के लिए कर लेते हैं शंखनाद, पंचनाद, शंखनाद। और शंखनाद कौन करते हैं, साधु लोग, तो साधु फॉर सिंधु। और भी सिंधु की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो कि आपको पता ही होंगी नॉर्मली, जैसे कि श्योक हो गया, गिलगित हो गया, जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया। तो ये तो आपको पता ही होंगी कि ये सब की सब सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां एकदम ऊपर से निकलती हैं। अब लास्ट नदी बची है जो है तीस्ता नदी, और तीस्ता की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं रंगीत और रेंगमो। तो इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, इसको आपको खुद से याद रखना है, या फिर एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि तीस्ता को याद करने के लिए कर लेते हैं ती सता, मतलब सताना। और रेंगमो में आपको शब्द मिल जाएगा गमो, गम की बात, तो जाहिर सी बात है गम देना मतलब सताना होता है। ठीक है, तो आप ऐसे रेंगमो को याद रख सकते हैं, और रेंगमो से रंगीत आपको याद हो जाएगा आसानी से। या फिर जो गम में होते हैं तो गीत सुनते हैं कौन कौन से, सैड वाले। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तीस्ता की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन कौन सी है, रंगीत और रेंगमो है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नदी व उनकी सहायक नदियों को ट्रिक के माध्यम से याद किया।
अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के जलप्रपात के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं, मतलब कि वाटरफॉल किसे कहते हैं। तो साधारण सी भाषा में आप ऐसा समझिए कि जलप्रपात उस स्थान को कहते हैं जहाँ से जो नदी का पानी है पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता हो। ठीक है, सीधा समझिएगा कि जलप्रपात उस स्थान को कहते हैं जहाँ से किसी नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नदी का पानी ना होकर बरसात के समय में जो बरसात का पानी होता है बारिश का, वो पानी पहाड़ से ऊंचाई से नीचे गिरे तब भी वो वाटरफॉल कहलाता है। ऐसे भी कई सारे वाटरफॉल हैं, जैसे कि नोह कलिकाई वाटरफॉल जो कि मेघालय में स्थित है, उसमें भी वर्षा का पानी आता है, और एक आकाशी गंगा वाटरफॉल है, उसमें भी वर्षा का पानी आता है, वो असम राज्य में स्थित है। ऐसे कई सारे वाटरफॉल भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी वाटरफॉल के बारे में जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी उनको भी देखेंगे, और साथ ही साथ वो वाटरफॉल किस नदी में स्थित हैं इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कपिलधारा जलप्रपात की। जो कपिलधारा जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में नर्मदा नदी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक जिला है वहाँ पर नर्मदा नदी में ये स्थित है। आपको पता भी होगा कि जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ही निकलती है। तो याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, कपिलधारा। ठीक है, कपिल में आपको स्टार्टिंग में शब्द मिल जाएगा कांपी, मतलब कांपने की बात हो रही है। ठीक है, कांपना आपको पता है, डर के मारे इंसान कांपने लगते हैं। और नर्मदा में आपको शब्द मिल जाएगा ना मुर्दा, मतलब मुर्दे की बात हो रही है, डेड बॉडी की बात। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग डेड बॉडी से डरते हैं, और अगर अकेले छोड़ दिया जाए उनको डेड बॉडी के साथ तो वो कांपने लगेंगे। तो कांपना फॉर कपिलधारा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी में स्थित है, नर्मदा नदी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धुआंधार जलप्रपात की। जो धुआंधार जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी में ही स्थित है। तो फिर से नर्मदा में आपको मुर्दा शब्द ढूंढना है और धुआंधार में धुआं शब्द है। तो आपको पता है हिंदू धर्म में जो मुर्दे होते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको अग्नि में समर्पित कर देते हैं, है ना। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि मुर्दे को अग्नि में समर्पित कर देते हैं तो धुआं उठता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी में स्थित है, नर्मदा नदी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है एन्ना जलप्रपात। जो एन्ना जलप्रपात है ये भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में स्थित है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, एन्ना, मतलब ये जो है ना से आएगा, ना फॉर नर्मदा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एन्ना जलप्रपात किस नदी में स्थित है, नर्मदा नदी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दूधसागर जलप्रपात की। जो दूधसागर जलप्रपात है ये मांडवी नदी में गोवा और कर्नाटक की सीमा में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए मांडवी में आपको शब्द मिल जाएगा माँ के बाद डवी, मतलब डब, डब सॉप होती है ना, और दूध सागर में आपको दूध शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जो डब सॉप होती है वो देखने में कैसे लगती है, एकदम दूध की बनी हुई है ना, वाइट वाइट रहती है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी में स्थित है, मांडवी नदी में स्थित है। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कभी घूमा हो तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा, और अगर आप घूमने नहीं गए हो तो आप नॉर्मल से यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही अच्छा देखने को लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चित्रकूट जलप्रपात की। जो चित्रकूट जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी जो है उसमें स्थित है। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये घोड़े की नाल के समान दिखता है, मतलब इसका जो मुख है जहाँ से ये दिखता है तो ये देखने में कैसे लगता है, घोड़े की नाल के समान दिखता है, जिस कारण से इसको भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। आपको पता है नियाग्रा एक जलप्रपात है, तो जो चित्रकूट जलप्रपात है इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी में स्थित है और किस देश में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चित्रकूट में आप सबको शब्द मिल जाएगा चित्र, और इंद्रावती में ई के बाद शब्द आपको मिल जाएगा दावती। दावती को याद करने के लिए कर लेते हैं दवात। दवात आपको पता है इंक मतलब दवात होता है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी का चित्र बनाना है तो इंक की जरूरत पड़ेगी, है ना। पहले के टाइम पे जब चित्र बनाया जाता था तो इंक से बनाया जाता था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो चित्रकूट जलप्रपात है वो किस नदी में स्थित है, इंद्रावती में स्थित है। याद हो गया ना, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोकाक जलप्रपात की। जो गोकाक जलप्रपात है ये घाट प्रभा नदी में कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद करने के लिए गोकाक को कर लेते हैं गोकाट, मतलब गायों को काटने की बात हो रही है। आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे, हालांकि एक निंदनीय कार्य है जिसके लिए क्षमा नहीं किया जा सकता, एक पाप कृत्य है। वैसे गायों को ही नहीं बल्कि किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गायों को काटने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर गायों को काट दिया जाएगा या फिर किसी भी जीव को काटा जाएगा तो उसकी संख्या घट जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोकाक जलप्रपात जो है किस नदी में स्थित है, घाट प्रभा नदी में स्थित है। वैसे यह एक अपराध है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जोग जलप्रपात की। जो जोग जलप्रपात है इसको गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये शरावती नदी में कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये 253 मीटर ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। मतलब इसकी जो कुल ऊंचाई है कितनी है, 253 मीटर है। और ये जब ऊपर से गिरता है ना तो 4 धाराओं में बढ़ जाता है जिनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए शरावती में आपको शब्द मिल जाएगा शरबत, ठीक है। और जोग को याद करने के लिए कर लेते हैं जग, ठीक है। तो आपको पता है अगर शरबत बनता है तो जग में बनता है, ठीक है। जग में बहुत सारा शरबत बन जाएगा, जैसे कि पूरा परिवार अगर पी रहा है तो जग में बनेगा शरबत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी में स्थित है, शरावती नदी में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात की, जो कि कावेरी नदी में कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह जो है इसी पर स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए शिव समुद्रम में आपको शब्द मिल जाएगा शिव, और कावेरी को याद करने के लिए कर लेते हैं कावड़, ठीक है। मतलब यहाँ पर कावड़ शब्द जो लिखा हुआ है ना तो याद करने के लिए कावड़ कर लेते हैं। तो आपको पता है जो कावड़ यात्रा होती है शिव भगवान से ही संबंधित है। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में स्थित है, कावेरी नदी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नोह कलिकाई जलप्रपात की। ये जो जलप्रपात है ये वर्षा के पानी के कारण बनता है और स्थित है मेघालय राज्य में। तो वर्षा का पानी है तो जाहिर सी बात है याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी नदी पे स्थित नहीं है। तो यहाँ पर राज्य का नाम याद कर लेते हैं। तो कलिकाई में आपको शब्द मिल जाएगा काला, काई मतलब काया कर लेते हैं। काया मतलब क्या होती है, काया मतलब होता है शरीर का ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है। स्किन की बात हो रही है तो काली काया होती है। और मेघालय में आपको शब्द मिल जाएगा मेघ, मेघ मतलब बादल। बादल कैसे होते हैं, एकदम कारे कारे होते हैं ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नोह कलिकाई जो जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है, मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हाथी जलप्रपात की। ये भी एक पर्वतीय जलप्रपात है, ठीक है। वर्षा के टाइम पे ज़्यादातर बनता है और यहाँ पर ये भी स्थित किस में है, तो ये भी मेघालय में स्थित है। ये वर्षा के पानी के कारण ही बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हाथी में आपको पता है जो हाथी होती है ज़्यादातर भारत में पाई जाने वाली जो हाथियाँ हैं वो काले रंग की होती हैं, है ना। और मेघालय मतलब मेघ, मेघ मतलब बादल, बादल भी काले होते हैं ज़्यादातर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो हाथी जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है, मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है। वैसे मेघ का जो आकार होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है और हाथी का आकार भी बड़ा होता है। तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आकाशी गंगा जलप्रपात की। ये जो आकाशी गंगा जलप्रपात है ये असम राज्य में स्थित है, ठीक है। इसमें भी किसी नदी का हाथ नहीं है इसके बनने में। तो यहाँ पर देखिए असम की बात हो रही है और आकाशी गंगा, ठीक है। तो आकाशी मतलब आकाश शब्द, आकाश मतलब आसमान, आसमान मतलब असम, ठीक है। आसमान असम दोनों मैच करते हैं ना। तो याद रखिएगा आकाशी गंगा जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुंचिकल जलप्रपात की। जो कुंचिकल जलप्रपात है ये वाराही नदी में कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 455 मीटर, ठीक है। याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल में आपको शब्द मिल जाएगा चिकल, याद करने के लिए कर लेते हैं चिकन। तो चिकन किस में बनेगा, कराही में, कराही फॉर वाराही। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कुंचिकल जलप्रपात जो है किस नदी में स्थित है, वाराही नदी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बरेही पानी जलप्रपात की। जो बरेही पानी जलप्रपात है वो बुधबलंग नदी में उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो बुधबलंग में आपको शब्द मिल जाएगा, बुध मतलब बुद्धि की बात हो रही है। और बरेही पानी में आपको दो शब्द मिल जाएगा, एक बैर मतलब दुश्मनी और पानी।
तो ऐसा बोला जाता है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अगर उनको पानी में रहना है तो किससे दुश्मनी नहीं करते, मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करते हैं। मतलब ये बोला जाता है कि अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करते बुद्धिमान लोग। तो पानी फॉर आपको याद हो जाएगा बैर और पानी, तो बैर और पानी फॉर बरे ही पानी। और बुद्धिमान लोग ऐसा करते हैं कि अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करते, तो बुद्धिमान फॉर बुध बलंग नदी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बरेही पानी जो जलप्रपात है बुधबलंग नदी में ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है। अब दो और महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिनकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पहला है हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी में झारखंड राज्य में स्थित है। याद करने के लिए आप ऐसा भी बोल सकते हैं, हुंडरू में आपको डमरू शब्द ढूंढ लेना है, हुंडरू डमरू। तो आपको पता है कि जो संगीत थे वो शिव भगवान के डमरू से निकले थे। मतलब ये बोल सकते हैं संगीत के जो स्वर्ण थे, मतलब कि जो वर्ण थे, वर्ण बोलिए अक्षर, वर्ण जो थे वो शिव भगवान के डमरू से निकले थे। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर यहाँ पर स्वर्ण रेखा में आपको शब्द मिल जाएगा स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना होता है। और हुंडरू को याद करने के लिए घुंघरू कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्वर्ण के घुंघरू बने हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी में झारखंड राज्य में स्थित है। दूसरा जो जलप्रपात है वो है चूलिया जलप्रपात। जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी में राजस्थान में स्थित है। तो चूलिया को याद करने के लिए कर लेते हैं छूलिया, और चंबल को याद करने के लिए कर लेते हैं कंबल। याद करना थोड़ा फनी हो जाएगा, कंबल में आपको याद हो जाएगा ठंड जैसा, है ना, क्योंकि कंबल की जरूरत ठंड में पड़ती है। तो आपने देखा होगा जब लोग मजाक करते हैं तो उनका हाथ ठंडा रहता है। ठीक है, और जब ठंडा हाथ हो तो क्या करते हैं, जैसे कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो ठंडा हाथ है और कंबल में कोई फ्रेंड छुपा हुआ है, उसको ठंड लग रही है, तो बाहर से कोई फ्रेंड आया, ठंडा हाथ जो है उसको टच करता है जिससे उसको भी ठंड लगे, है ना। मतलब वो कंबल में है फिर भी उसको छू लेता है ठंडे हाथ से। तो छू लिया फॉर चू लिया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी में राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, एक और जलप्रपात है जो है डुडुमा जलप्रपात जो कि मच्छकुंड नदी में ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा फनी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर डुडुमा को याद करने के लिए थोड़ा सा तोतले भाषा में कर ले, जूजूमा। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अगर कोई भी मतलब कि कीड़े हैं, ठीक है, तो उनको जूजू बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डूडू माँ, मतलब छोटे जो बच्चे हैं जूजू को क्या बोलेंगे, डूडू माँ, मतलब माँ को बोले, वहाँ पे जूजू है। ठीक है, कोई भी कीड़ा है, डर रहे हैं जिससे। और यहाँ पर देखिए मच्छ कुंड, ठीक है, मच्छ मतलब मच्छर बोल सकते हैं या फिर मगरमच्छ बोल सकते हैं। तो मगरमच्छ जो है कुंड में है, तो जाहिर सी बात है अगर छोटे बच्चे देखेंगे मगरमच्छ को कुंड में तो क्या बोलेंगे, जूजू माँ, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डूडूमा जो जलप्रपात है वो किस नदी में स्थित है, मच्छकुंड नदी में स्थित है और ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते हैं सबके क्विज वहां पर सॉल्व करवाए जाते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी वीडियो के फ्री पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।